मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत कम लोग बता पाते हैं। ये किस्सा गोई नहीं है, ईमानदारी है। मैं आज किसी भी बड़े फिल्म स्टार से ज्यादा ऊंची जगह पे हूँ। फिर ये कैंसर की जो जर्नी शुरू हुई है, काफी लोगों को आपने क्योर किया। मेरे यहाँ मंत्री आते हैं पैर छूते हैं, IAS आते हैं पैर छूते हैं, IPS आते हैं पैर छूते हैं, एक्टर्स आते हैं पैर छूते हैं। क्यों? स्पेशल क्या आता है नवग्रह में? कि भारत में एक ऐसी जगह है नवग्रह आश्रम जहाँ 490 प्रकार के औषधि पौधे हैं। 2 गाड़ियां पौधे लाने में तोड़ दी मैंने। फंड कैसे कर पाते हैं? मेरे पास 400 बीघे से ज्यादा जमीन है, मेरे पास कई माइंस हैं, मेरे पास खूब पैसा है। आपने सोचा कि कैंसर मुक्त एक देश बनाना है। ब्लड कैंसर जैसी बीमारी को हम लोग 6 महीने में ठीक कर देते हैं। श्रीलंका जाके मैं मतलब पौधे लेके आया, अफगानिस्तान जाके पौधे लेके आया। ये बीमारी है, इसके लिए औषधि ढूंढनी है। ये कैंसर की सेल्स को बहुत तेजी से डैमेज करता है। कैंसर एक हवा और एक डर के माहौल में बना दिया है। दुनिया में WHO कहता है कि 90% कैंसर नॉन एग्रेसिव है। कैंसर की एक भ्रांति निकाल रहा हूँ आपके दिमाग से। ये स्टेज कह के भी बहुत डराया जाता है। डिप्रेशन, मेंटल इलनेस, एंजाइटी। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों की गलतफहमी निकालना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बीमारी आज की तारीख में शॉर्टकट है। एक ओपननेस होना भी बहुत जरूरी है। भारत की एक बहुत बड़ी आयुर्वेद क्षेत्र की कंपनी ने 5 करोड़ में सौदा करना। संदेह आया अपने ऊपर भी। कैंसर कर्मों का रोग है। बेसिक चीजें जो एक इंसान कर सकता है अपनी डेली लाइफ के अंदर। सबसे ज्यादा कैंसर होने का कारण भी अपने आप में क्यों है? एक आसान जिंदगी चल रही थी और जब सामने मौतें हो रही होती है और आप जिंदा होते हैं तो आपको जिंदा होने का एहसास होता है। सब लोगों को लेके ही आए हैं यहाँ पर। वंशानुगत पद्धति से 14.5% कैंसर होता है। सरपंच के बेटे रहे आप, तो उस जमाने में सरपंच होना एक बड़ी बात मानी जाती थी कि सरपंच है तो एक आपका रोला होगा आपका कि मतलब एक दम है, दमदार फैमिली से आते हैं। तो उस वजह से पढ़ाई में तो आपका कुछ रुचि ज़्यादा रही नहीं, बट उसके अलावा सरपंच के बेटे होने के लिए क्या क्या और चीज़ें आपको फ़ायदे मिले कि आपने देखा कि यार ये छोटी छोटी चीज़ों में मुझे फ़ायदा मिल रहा है, या छोटी छोटी चीज़ों में बच के निकल पा रहा हूँ, या चीज़ों में कुछ ऐसी कहानियाँ किसी की शरारत करी? इसमें देखो ऐसा है कि मेरे जो पिताजी हैं वो लगातार 17 वर्षों तक सरपंच रहे। ठीक। और कालियास हमारी ग्राम पंचायत है। तो उनकी पहली प्राथमिकता ये थी कि सरपंच बाद में, नैतिकता पहले, बिल्कुल ईमानदारी पहले। क्योंकि वो सन 40 के मैट्रिक थे। जो भारत आजाद भी नहीं हुआ था तब उन्होंने मैट्रिक कर लिया था। और चूंकि उनके जो पिताजी थे यानी कि मेरे जो दादा थे वो ठिकाना बदनौर के कामदार थे। मतलब कामदार यानी कि उस जमाने में वो वहां के एक अधिकारी थे। तो रिलैक्सेशन जैसा तो कुछ था नहीं क्योंकि अनुशासन बड़ी चीज थी, परंतु सरपंच होने का जो अन्य लाभ थे वो ये था कि उस जमाने में सरपंच होने का मतलब संपन्नता होती थी। तो हमारे घर पे फिलिप्स का एक 5 बैंड का ट्रांजिस्टर था। तो उस जमाने में किसी के घर पे रेडियो होना, और वो भी फिलिप्स का, और जिसपे एक पीतल की तारों की एक एंटीना लगता था और एवरेडी की एक ड्राई बैटरी होती थी, और उस पर रोजाना शाम को समाचार आने होते थे और ये कहानी प्रसारित होती थी 7 बजे शाम को। तो वो कहानी मैं याद करता था, मतलब सुनता था तो मुझे याद हो जाती थी, क्योंकि मेरी स्मरण शक्ति शुरू से ही परमात्मा की माँ सरस्वती की कृपा के खूब अच्छी रही। तो वो और फिर समाचार सुनना, तो सुबह पहले प्रार्थना में जाके मतलब 3-4 समाचार बताना और वो कहानी सुनाना। तो ये एक अतिरिक्त लाभ था, क्योंकि सरपंच थे तो रेडियो था, शिक्षा थी तो रेडियो था। एक दूसरा, स्टाफ जनरली उस जमाने में जो था तो वो बड़ा खुददारी वाला स्टाफ था। उस जमाने के हेडमास्टर या उस जमाने के जो दूसरे जो अध्यापक थे उन लोगों का उद्देश्य ये नहीं होता आज की तारीख में जिस तरीके से नेता लोगों की चमचागिरी की जाती है, वैसे उस जमाने का स्टाफ चमचागिरी नहीं करता था, क्योंकि वो खुददार होता था, वो अपना काम करता था और उनको अपने काम से मतलब था। ठीक है, आप लेट आए हैं, आप किसी भी सरपंच के, आप लाट साहब के बच्चे भी हैं तो ठीक है, धूप में खड़ा करना तो करना, परंतु उन लोगों का ये अतिरिक्त, मैं एक बिल्कुल एक हट के बात कह रहा हूं, जो कई लोगों को ये लाभ नहीं मिला होता परंतु मुझे वो लाभ मिला, कि वो लोग ये कहते थे कि आप अगर फेल हो गए ना तो सरपंच साहब की नाक कट जाएगी। अच्छा, अगर आपके नंबर मार्क्स अच्छे नहीं आए ना तो सरपंच साहब की नाक कटेगी। तो एक जिम्मेदारी भी मतलब वो महसूस होती थी उसमें। और फिर सबसे अच्छी बात तो ये कि
26 जनवरी है, 15 अगस्त है, ये जैसे मतलब कार्यक्रम होते थे, तो उस समय पिताजी के सामने कोई परफॉर्मेंस देना बड़ा आनंद आता था। क्या करते थे आप? मैं सिंगर भी था, मतलब ये छोरा राम धनिया और वो हथेली जी ऊपर चुगो चुगाऊं, हाँ। तने नकलियां पानी पाऊं, मारा तीतर बोलियो वे तो रे, या उस समय गणपत लाल डांगी का जमाना था, कालूराम जी प्रजापत का जमाना था, उनके गीत बहुत मशहूर, एक रे माइड रे बेटा चार, चारा की करनी न्यारी नारी, मतलब इस तरीके के अच्छे लोक संगीत भी थे। और वीर अभिमन्यु कर लिया था मैंने कक्षा 7 में, तो एक नाटक था, बहुत मशहूर नाटक था वीर अभिमन्यु, तो और जिसमें मुझे सौभाग्य से अर्जुन का रोल करने को मिला था। तो मतलब पिताजी के सामने जब परफॉर्मेंस करते थे तो एक अलग ही आनंद आता था, तो वो होने का तो लाभ तो है। आपकी थिएटर की जर्नी कैसी रही? कि मतलब कम सुना जाता है कि आप यहाँ से ग्रामीण की ओर से आके आप एक थिएटर में रुचि रखना, उसके अंदर फिर आगे काम करना, तो वो रुचि कब पैदा हुई आपके अंदर कि थिएटर के अंदर कुछ करने की इच्छा है? देखो ऐसा है कि थिएटर प्रत्येक व्यक्ति जन्म के साथ अपने साथ लेके आता है। ओके। जब वो पैदा होता है, एक बहुत छोटे बच्चे को देखो आप, वो उसकी माँ से थोड़ा सा रूठा हुआ है, उसकी माँ जो उसको देखना शुरू करती है ऐसे रोने लग जाता है, और जो उसकी माँ का ध्यान हटा और वो अपने खिलौने से खेलने लग जाता है। हाँ। ये थिएटर नहीं थी, क्या एक्टिंग है? एक्ट कर रहा है वो। मतलब माँ जब देख रही है, सेम वही कहानी कि जब दर्शक सामने बैठे हैं तो आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, डायलॉग डिलीवरी हो रही है, और आप लोगों को आपके अंदर जो मादा है, जो विषय है, जो सामग्री है, वो आप लोगों के सामने एक्ट करके कर रहे हैं। तो थिएटर तो सभी में है, ग्रामीण में भी है, शहर में भी है, सब जगह है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता कि उसको कोई सुने और उसको कोई देखे, और थिएटर इसका सबसे अच्छा माध्यम है। क्योंकि आप फिल्म तक जाएंगे, जब तक तो आप कितनी हाइडल क्रॉस करने पड़ेंगे, कितनी बाधाएं हैं, और वहां तो बहुत बड़ा शोषण है या नहीं है, जो कुछ भी है। पर कभी सोचा नहीं कि एक फिल्म स्टार बन जाएं, कुछ एक शौक है तो? कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म स्टार से ज़्यादा अच्छा तो व्यक्ति, मैं वैसे ये विषयांतर कहलाएगा, मैं आज किसी भी बड़े फिल्म स्टार से ज़्यादा ऊंची जगह पे हूँ। अच्छा, आज सच पूछो तो कई फिल्म स्टार का मेरे यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं उनका वैद्य हूँ। हाँ। वो आके मेरे पैर छूते, मुझे उनके पैर नहीं छूने होते। अच्छा, फिल्म स्टार के कोई पैर नहीं छूता। आज मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पैर छुए जा, पैर छूने का मतलब घमंड का विषय नहीं है, अभिमान नहीं है। पैर छूने का मतलब एक बहुत सच्ची और वास्तविकता के व्यक्ति झुकता कौन है इस दुनिया में? कोई नहीं झुकना चाहता है। परंतु अगर आप में मादा है, आप में दम है, आप में सामान है, जिसको सांप शब्दों से अगर मैं कहूँ, आप में अगर पुदीना है, तो दुनिया झुकती है। मेरे यहाँ मंत्री आते हैं, पैर छूते हैं, IAS आते हैं, पैर छूते हैं, IPS आते हैं, पैर छूते हैं, एक्टर्स आते हैं, पैर छूते हैं। क्यों? तो वो तो कभी रहा ही नहीं, पहले भी नहीं रहा, अभी भी नहीं है। मतलब ये तो कभी नहीं रहा कि अच्छा। दूसरी बात है, सोचने से क्या होता? कुछ नहीं होता सोचने से, करने से होता है। सोचना सही दिशा में है और करना गलत दिशा में, तो कुछ नहीं होगा। करना सही दिशा में है तो फिर सोचना भी सही दिशा में आ जाएगा। तो चूंकि मैं रसधारा का फाउंडर मेंबर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक संस्था है भीलवाड़ा की, तो उसमें जैसे हरीश जी पवार है, गोपाल जी आचार्य है, मंजू दीदी जो कि स्वर्गवासी हो चुकी वो है, ऐसे राजकुमार जी बादल है, मतलब इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट जिनकी, और इसको आप संक्षेप में ये समझ सकते हैं कि जब रसधारा की टीम जयपुर दूरदर्शन पे जाती थी शूट करने के लिए, तो वहाँ रीटेक नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। मतलब उन लोगों का स्टेशन डायरेक्टर उसमें एक मीना जी थे और एक प्रोड्यूसर थे, एक श्रीवास्तव जी, वो कहते थे भाई रसधारा आ गई, इनका तो बिल्कुल अनकट शूट कर लो, गीत उसी समय लिखना, स्किट उसी समय लिखना, उसी समय शूट करना, सब थ्रू, कोई कट नहीं। तो ये एक्चुअली सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से थे, सभी लोग जीवन जिए हुए लोग थे, और सभी लोगों में एक मादा ये था कि यार मतलब खेल जाएं यार, मतलब ये खेल जाना जो है ये अंदर से आता है, ये कॉन्फिडेंस है। मतलब एक डायरेक्टर का एक्टर उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना खुद, जैसे आज नाना पाटेकर जी हैं, जैसे नसरुद्दीन साहब है, स्मिता पाटिल जी थी,
आज इन लोगों को, जो भी जितने भी लोग NSD से आए, हाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए, उनको स्क्रिप्ट कोई मायने नहीं रखती है। आज जितना OTT पे, और इसका सबसे शानदार उदाहरण दूंगा मैं आपको, ये जो पंचायत जो आई है, हाँ हाँ आई है, उसमें किसी एक्टर ने एक्टिंग नहीं की है, सब वास्तविक थे, वास्तविकता से करके। तो हम लोग उस जमाने की पंचायत के एक्टर थे कि मतलब इसमें कहीं कोई स्क्रिप्ट का कुछ नहीं, बस करना, मतलब करना है। कैरेक्टर को जीते हो तो ऑटोमेटिक वो आसान हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, एक्टर को जीना हाँ बहुत बड़ी कृपा होती है परमात्मा की। उदाहरण के लिए मैं राष्ट्रपति तो नहीं बन सकता हूँ एक, परंतु मैं जब राष्ट्रपति के रोल में हूं तो मेरी जो फीलिंग है वो राष्ट्रपति की है। मैं, भगवान मुझे क्यों भिखारी बनाए, हाँ परंतु मैं अगर भिखारी के रोल में हूं तो फिर मैं उस भिखारी को जी रहा होता हूं, उस भिखारी के अभाव सोच रहा होता हूं, उस भिखारी के कम कपड़े सोच रहा होता, उसके नजरिए से एक दुनिया, उसके नजरिए से देख रहा होता। मैं अंदर से डरा हुआ होता हूं कि मैं किसी से कुछ मांग रहा हूं जो चीज मेरे पास नहीं है, भोजन नहीं है या वस्त्र नहीं है या और कुछ चीज नहीं है। तो ये जी लेना जो है, ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि किसी को थिएटर तक लेके जाता है। मैं तो उस भगवान नटराज को बहुत प्रणाम करता हूँ बार के, उन्होंने मुझे, और मेरा जो थिएटर है वो सन 74 से था। हाँ मतलब स्कूल में नाटक करने से शुरुआत से लगा के, और आज दिन तक मैं थिएटर के साथ हूँ। अब अगर प्ले करने को फुर्सत नहीं मिलती है तो कबीरा खड़ा बाजार का मंचन करवाते हैं, या भगत सिंह पे नाटक लिखता हूँ, या मतलब यानी कि थिएटर आज भी मेरा जिंदा है, कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं आप। जुड़ा। तो आपकी एक उसके अलावा एक अच्छी नौकरी रही एग्रीकल्चर के अंदर, और एक अच्छी पोस्ट पे आप काम कर रहे थे। तो उसके बाद एक आसान जिंदगी चल रही थी, जहांगीर के बैठे रहे और सब कुछ जो एक जीवन में होना चाहिए, के पास पैसा, जमीन या एक इज्जत और एक अच्छी पोस्ट वगैरह। आप ऐसा ही नहीं खेती वगैरह कर रहे हैं, आप सब एक सोशल स्टेटस वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर उससे हटके ये शुरू करना, उसका सफ़र कैसा रहा? कि जब जहाँ पे शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स ही फेस करनी पड़ी होगी, तो वो एक पूरा सफ़र रहा होगा जहाँ पे आपने ये सोचा कि यार एक कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ के तो कुछ एक उस उम्र में, उस टाइम पे, उस वक्त पे कुछ नया शुरू करना, तो वो उसका एक सफ़र कैसा रहा? ईमानदारी की बात है कि चीज़ें, ये जो लोग कहते हैं ना चीज़ें की जाती है, सच बात ये है कि चीज़ें हो जाती है। अधिक सत्य ये है कि मेरा नौकरी से VRS ले ली थी मैंने 2002 में। उसके बाद में मैंने पूरा 10-12 वर्ष का समय राजनीति के क्षेत्र में बिताया। ऐसा नहीं कि मुझे राजनीति से कोई मलाल है, मैं उस समय भी जिला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष का दायित्व रहा मेरे पास 5 साल तक, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष का दायित्व रहा 5 साल तक, और कई बड़े बड़े पदों की जिम्मेदारियां मुझे राजनीति में मिली। उस समय की तात्कालिक मुख्यमंत्री वसुंधरा जी आज भी मुझे नाम से और शकल से जानती है। उस समय के तात्कालिक कई मंत्री आज भी मेरे मतलब में मित्रों की श्रेणी में है। बिल्कुल। या आज के भीलवाड़ा के जो सांसद हैं उनके साथ मैंने टीम में बहुत लंबे टाइम तक काम किया, आज भी वो मेरे परिवार के सदस्य जैसे हैं। मेरे रिश्तेदारी में डॉक्टर रतनलाल जाट और डॉक्टर सांवरमल जी प्रोफेसर और रामलाल जी जाट, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, ये सब मेरे रिलेटिव हैं। तो ये मेरे लिए तिलिस्म नहीं रहा। तो मैं वहां भी शिखर पे था, नौकरी में शिखर पे था, वहां भी मैं शिखर पे था। परंतु घटनाक्रम ऐसा हुआ कि 2013 में मतलब केदारनाथ यात्रा पर हम 4 मित्र गए, और वहां का जो जल प्लावन था, जो स्थितियां थी, और उन स्थितियों को मेरे मित्र हैं भंवर जी मेघवंशी, जिन्होंने मेरी जो जीवनी है नवग्रह का हंस, उसमें बहुत बखूबी उन्होंने बहुत अच्छे से उसमें उन्होंने उकेरा है, लिखा है उसमें। तो संक्षेप में कहानी ये हुई कि वहां जब हम बच गए 12-13 दिन के उस अंतर्द्वंद में, कभी मौत कभी जिंदगी, और सामने मौतें ही मौतें, और जब सामने मौतें हो रही होती है और आप जिंदा होते हैं तो आपको जिंदा होने का एहसास होता है। इस मेरे पूरे जीवन के इस घटनाक्रम को, जिसको अंग्रेजी भाषा में टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, इस टर्निंग पॉइंट में आदमी का टर्निंग पॉइंट तब होता है कि अभाव है तो भाव का मूल्य मालूम होगा, कमी है, प्यासे को मालूम है पानी की कितनी कीमत है, भूखे को मालूम है रोटी की कितनी। तो सामने जो लोग मर रहे थे,
पत्नी हाथ छुड़ा के जा रही है, पानी में बह रही है, या एकदम ऐसा बांध टूट रहा है, सैकड़ों की संख्या में लोग सामने बह रहे हैं, या नदी में से ऊपर से यूं जैसे कोई लकड़ियां गिर रही हो, ऐसे लाशें गिर रही थी, तो मन तो आंदोलित था। और वहाँ एक संत का मिलना, मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता हूँ आज भी, और वो शायद तमिलनाडु क्षेत्र से थे, उनकी भाषा से, तो उनसे जो एक संक्षेप में वार्ता हुई, और जीवन में संक्षेप वार्ताओं से ही परिवर्तन आए। लंबे चौड़े पोथों से, रामायण से, महाभारत से, कुरान से और बड़ी बड़ी किताबों से कहीं परिवर्तन नहीं आए, लोग बस वहीं तक सीमित होकर रह गए। परंतु वो जो एक संक्षेप वार्ता थी, सिर्फ इतनी सी, उनका कि ये क्या हो रहा है, तुमने कहा अंदर कीर्तन क्या है, क्रंदन हो रहा है। हम एक आश्रम में रुके हुए थे, वहां भी आखिरी दिन का भोजन था, मतलब एक समय का भोजन आखिरी था। तो बोला आप क्या करते हैं, मैंने मेरा संक्षेप में परिचय दिया। बोले अब क्या प्लान है, मैं कहा साहब जो आप कहें। और उन्होंने कहा था कि अब अगर तुम्हें अपना कल्याण करना है तो तुम्हें ये जो नया जीवन मिला है, तुम चूंकि मेवाड़ क्षेत्र के रहने वाले हो, तो वहाँ एक श्वास के लिए एक औषधि होती है, जिसको उसका नाम क्या, उन्होंने संत ने कहा कि मुझे भी उसका मालूम नहीं है, परंतु दम दम ऐसा कुछ उसका नाम है। तो मैंने कहा साहब दम बूटी रहा होगा, तो उनका हाँ कुछ ऐसा ही नाम है। उन्होंने मुझे जो उस समय जो एक संकल्प दिया, एक शपथ दी एक तरह से, यूँ पूछे तो हम वहाँ से, उन्होंने हमें रास्ता भी बताया वहाँ से निकलने का, कि यहाँ से गोविंद धाम है नीचे, और जो वो उनके सरदारों के साथ आप निकल जाएं, बड़ी बहादुर कौम है सरदार। हम उन लोगों के साथ निकले, और मतलब बिजनौर होके और घूमते घामते 14 दिन बाद जब हम पहुँचे, तो पहला ही संकल्प ये था उस समय कि पहले उस औषधि का पता करूँगा। मैं सीधा घर पे भोजन भी नहीं किया, मैंने सीधा उदयपुर गया, वो पता किया। एक बार में नहीं मिली, दूसरी बार में कुछ पता चला, तीसरी बार में वो औषधि मिल गई, मैं वो लेके आया। और फिर मेरे दिमाग में एक कल्पना आई, मैं क्यों जब केवल अकेली एक दम की औषधि से भी क्या है, डायबिटीज़ के लिए भी मैंने पता किया, तो उसमें गुड़मार नाम की एक औषधि होती है। अच्छा। और जो बीपी के लिए, इसके लिए पता किया, हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसके लिए अर्जुन एक पेड़ होता है। तो ऐसे धीरे धीरे औषधियों में रुचि रही, क्योंकि साइंस एग्रीकल्चर से था मैं, तो बॉटनी और ये तो पता था ही सब कुछ। और फिर चूंकि विज्ञान से था, तो एक इनकी टर्मिनोलॉजी भी मालूम थी। तो फिर आके मैंने पहली बार ये करते करते एक दिन सुबह, पहले 5-6 दिन में ये सब औषधियाँ लिया है मैं करीब करीब, और लाके मतलब इनको अब रोपित करना है। और एकदम दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ, मेरे को यार ब्रह्मांड है क्या, व्यक्ति क्या है, इस तरीके के विचार। मैं स्पिरिचुअल रहा हूँ शुरू से, और कई पुस्तकें पढ़ने का मुझे शौक रहा। मैंने विद्यार्थी काल में करीब 1000 से ज़्यादा पुस्तकें कोर्स के अलावा पढ़ ली थी। तो उसमें 9 ग्रह का एक आइडिया आया। बोले यार जो प्लैनेट्स हैं वो तो 9 ही है, तो ये, और इनके सबके अपने पौधे हैं, इन पौधों के अपने, इन ग्रहों के अपने पौधे हैं। और तो फिर इनके औषधि गुण जब देखे, तो मैं कह रहा यार ये तो बड़ा औषधि से भरा हुआ, जैसे मंगल ग्रह का खेर है, तो खेर तो मतलब कच्चा बनता है उससे, और हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। जैसे पलाश है चंद्रमा का, तो वो तो बड़ा उपयोगी है। जैसे सूर्य का सफेद आँख है, तो वो तो बड़ा उपयोगी है। तो मैंने यार पहले 9 ग्रह के पौधे ही लगाए जाए। अगर दुनिया में कोई शक्ति है, कोई ताकत है, तो यही ग्रह ही है, तो यही ग्रह ही है। और लोग कहते तेरे तो ग्रह बिगड़ गए, तेरे ग्रह सुधर गए, तेरे ग्रह बिगाड़ दूंगा। तो मैं कहा फिर अपन ग्रह सुधार लेते हैं। और मैंने सबसे पहले 9 ग्रह के 9 पौधे लाके लगाए, उसमें 2014 में गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने इसका शुरुआत की। तो बहुत ईमानदारी के साथ ये बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये टर्निंग पॉइंट जो था, ये किसी तरह का कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, कोई पहले से एडवांस से प्लानिंग नहीं थी, हाँ सोची समझी थीम नहीं थी। मतलब काम करना था, काम स्वतः हो रहा था, बस उसमें मेरी जो लगन है, मेरी जो दौड़ है, मेरी जो समझ है, मेरी जो त्वरा है, या मेरा जो एक जिसको कहते हैं ना एक जुझारूपन जो है, पागलपन कहूंगा मैं उसको। मैंने फोर्ड आइकॉन, एक कार और एक जीप मेजर महिंद्रा की, 2 गाड़ियां पौधे लाने में तोड़ दी मैंने। मतलब इतना पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र में जाना, पौधे लाना। श्रीलंका जाके मैं मतलब पौधे लेके आया, अफगानिस्तान जाके पौधे लेके आया, और पता नहीं कहा ऑस्ट्रेलिया से मेरे कई मित्रों ने, डॉक्टर कैली वगैरह ऐसे मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे मतलब यानी कि पूरी दुनिया से पौधे लगाना। और आज मैं ये बात बहुत क्या कहूँ, फख्र के साथ कह सकता हूँ
कि भारत में एक ऐसी जगह है नवग्रह आश्रम जहां 490 प्रकार के औषधीय पौधे हैं। आदमी 1,000 पौधों का संग्रह करने का सोच सकता है पर कर नहीं सकता, परंतु मैंने केवल 400 पौधों का संग्रह करने का सोचा था, ईमानदारी से कह रहा हूं, और आज 490 है मेरे पास। तो मुझे 500 तक जाने में सिर्फ 10 पौधे और चाहिए, परंतु 10 पौधे ढूंढने में नानी याद आ रही है। कैसे चलती वो रिसर्च, आप कैसे ढूंढते हो, क्या प्रोसेस कैसे रहता है कि पौधे ढूंढने पहले का? आप बीमारी को देखते हो कि ये बीमारी है इसके लिए औषधि ढूंढनी है, या आप इन जनरली पौधा देखते हो फिर नहीं, समझ आता है? ईमानदारी की बात तो ये कि बीमारी से पौधा ढूंढा जाता है। हाँ, बहुत ईमानदारी की बात है। बिल्कुल। जैसे उदाहरण के लिए आप डायबिटीज की बात कर रहे हैं, हाँ। तो फिर आपको गुड़ मार ढूंढना है। हाँ, आप श्वास की बात कर रहे हैं तो दमाबेल ढूंढनी है। जैसे आपको स्किन केयर की बात करनी है तो एलोवेरा ढूंढना है। बिल्कुल। जैसे आप कान के दर्द की बात कर रहे हैं तो सुदर्शन ढूंढना है। जैसे आप किडनी की बात कर रहे हैं तो आपको कांटी यानी कि गोखरू है वो ढूंढना है। तो बेस तो वही है, परंतु बाद में जाके क्या होता है कि जब आप कहीं एक जगह पौधे लेने गए, हाँ, आप लेने तो गए अर्जुन का पौधा, ठीक है, और वहां नर्सरी में 5 पौधे और हैं उसके अलावा, तो वो 5 पौधे आप ले आए, फिर पौधे से बीमारी ढूंढनी है। क्या क्या हो सकता है इससे भाई उसका, क्योंकि आज तो दुनिया में ये चीजें, अच्छा आयुर्वेद इसमें बहुत समझ है। हमारे आयुर्वेद का जो निघंटु शास्त्र है उसमें आज भी मतलब हजारों पौधों का वर्णन है, हजारों पौधों का, सैकड़ों नहीं, और रोग के संदर्भ में वर्णन है उनका। तो वो बड़ा आसान रहता है, पर मजा तब आता है कि जब आप 4 पौधे लेने गए और आपको वहां एक पौधा ऐसा मिल गया जो दुर्लभ है, वो दुर्लभ आपको एक प्राउड देता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ सिंदूर के पौधे हैं, अब जनरली सिंदूर कहीं मिलता नहीं। जैसे हमारे यहाँ ओरिजिनल हिमालय की ब्राह्मी है, अब वो कहीं रूटीन वे में मिलती नहीं है। जैसे ऐसे कई पौधे, जैसे आप को सुन के आश्चर्य होगा कि मुलेठी जिसको कहते हैं, हाँ। मुलेठी अफगानिस्तान का प्लांट है, अफगानिस्तान का प्लांट है, वो हमारे यहाँ सर्वाइव कर रहा है क्योंकि हमने उस तरीके का वातावरण दिया उसको। तो कुछ ऐसे मतलब संग्रह हैं जो बड़े अतुलनीय है, वो मतलब आप तुलना नहीं कर सकते उनकी। तो वो पौधे जब अपने यहाँ आते हैं, जब वो चलते हैं, जब वो सर्वाइव होते हैं, तो यूँ लगता है कि अच्छा फिर इनका एक परिवार है। पौधे अपने आप भी चलते हैं पौधे के साथ, मतलब पौधा ये आप सोच लेंगे मैं ये पौधा चला लूंगा तो आप नहीं चला सकते। आप पौधा रोप सकते हैं, चलना उस पौधे के बस में है या उसके वातावरण के बस में है। तो जिसको एक जनरली अगर मैं साइंस की भाषा में बात करूं तो एक इको एनवायरनमेंट वहां बन जाता है। अब यहाँ पक्षी कहीं पौधे लेके आ रहे हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पक्षी कहीं बीज लेके आते हैं, कहीं से उन्होंने खाया, हाँ। यहाँ आके उन्होंने पीठ की और वो जमीन पे गिरी और वो पौधा उगाया। जब बरसात के बाद में जब हम उसको देखते हैं तो हमें लगता है अरे यार ये नया बीज है यार, और वहाँ पे वहाँ मजा आ गया ये। तो फिर उसको भी करते हैं और फिर उसको वापस सर्च करते हैं, पता होता तो बहुत अच्छा है, नहीं होता तो सर्च करते हैं तो पता चल जाता है। पर ये यात्रा बड़ी अच्छी है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को। और मैं एक जनरली आजकल मेरे जितनी जहाँ कहीं भी मेरे क्लास होती है, या आजकल मैंने जैसे एक सीरीज शुरू कर रखी, जितने दिगंबर जैन स्थान हैं जहाँ जहाँ महाराज श्री के चतुर्मास चल रहे हैं, आचार्य श्री के, तो वहाँ मैं उन लोगों को अवेयर करता हूँ, या कॉलेजेस में अवेयर करता हूँ, या डॉक्टर्स की कोई सेमिनार लेता हूँ, या जो भी है, या कॉलेज की कोई, तो वहाँ लोगों को एक प्रश्न पूछता हूँ कि भाई आप जब मरेंगे ना, मौत तो होगी सबकी, बिल्कुल, तो आपका जो दाह संस्कार होगा मतलब वो उधार की लकड़ी से होगा, कीमत की लकड़ी से होगा, या टायर और डीजल और केरोसिन से होगा? तो सब कहते साहब ऐसा केरोसिन डीजल से तो कैसे होगा? तो फिर अब ये कितना शानदार किस्सा है कि आदमी एकदम सोच के घबरा जाएगा, हाँ यार दाह संस्कार तो होगा एक दिन, तो फिर किस में जलना है? तो फिर 5 पेड़ लगा के जाना भाई दुनिया में। और अभी अगर किसी की उम्र 25 साल बची है, अगर वो दाह संस्कार के लिए पौधा 6 साल में बड़ा हो जाता है। मतलब कुछ ऐसे हाईली ग्रोथ प्लांट है कि जो बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं और वो दाह संस्कार में अच्छे से काम दे सकते हैं। तो आप कम से कम 6 साल बाद भी मर रहे हो तो आज कर दो वृक्षारोपण। और एक बहुत छोटी सी थीम है ये, अपना इंतजाम खुद ही रखो भाई आप डीजल से केरोसिन से तो नहीं जल सकते, बिल्कुल, बिल्कुल। और आप बिजली के उसमें भी कब तक जलोगे? अच्छा एक दूसरा एक बहुत अच्छी बात है, फल देंगे पौधे तो पेड़ लगाओगे
फल भी मिलेगा। फल कौन सी फैक्ट्री में पैदा कर लोगे? नहीं। अच्छा, कोरोना ने बता दिया, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए बड़े बड़े मठाधीश मोहताज हो गए, भीख मांग रहे थे, करोड़पति अरबपति खरबपति, एक सिलेंडर दे दो। तो ये इतने सिलेंडर है ना, फिर लगा लो ना, फैक्ट्रियां है ना ये तो मतलब बहुत शानदार कंसेप्ट है ये, बिल्कुल। मतलब मेरे मन का विषय है ये। आपको देख के भी लग रहा है जिस उत्तेजिता से और जिस मन से आप ये काम करते हैं और बोलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अंदर से आ रहा है। जी। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो एक काम करने के लिए करते हैं कि हाँ ठीक है, कि एक समाज में एक स्टेटस के लिए या कुछ एक अच्छा हम एक सिस्टम बनाएं उसके लिए, या किसी को सर्विस देनी है, सेवा करनी है उसके लिए। बट वो एक है कि आपकी ये सब बाद में आता है, पहले ये आपके मन को शांति है या मन के लिए है। तो ऐसी एक मेरा सवाल आता है कि आपने बताया भारत में 490 आपके पास पौधे हैं, तो क्या कोई इंसान ऐसे ये सेम के सेम पौधे लगा के एक शुरू करके एक कंपटीशन की तरह करके, या फिर बोल सकता है कि हम भी अब आते हैं, पर तो ऐसा क्या स्पेशल क्या आता है नवग्रह में कि नहीं, पौधे लगा के कोई कंपटीशन पे नहीं आता है। तो क्या स्पेशल क्या आ जाता मैं वही कह रहा हूँ कि पौधे लगाने वाला ही कभी कंपटीशन की भावना नहीं रखेगा। हाँ। मतलब ये इतना एक नैतिक कार्य है, नैतिक शब्द का मैं ले रहा हूँ, इतना आनंदित कार्य है कि अगर कोई पैदल पौधे किसी ने लगा लिए ना भी, मतलब ये तो 490 है, मैं तो कह रहा हूँ किसी ने 100 प्रकार के औषधीय पौधे भी लगा लिए, तो उसका वो जो कंपटीशन करने वाला भाव है वो वही समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो वनस्पति के करीब है, वो ये तो देवता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर कोई लगाए तो ये तो बहुत अच्छी बात। जैसे एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं केरला के, डॉक्टर थॉमस हैं, उनके पास करीब 300 पौधे हैं। हाँ। 300 प्रकार के पौधे हैं उनके, मेरे बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ। मैं उनको पौधे देता हूँ, वो मुझे देते हैं। हाँ। एक ऑस्ट्रेलिया में एक डॉक्टर केली है। हाँ। वो मुझे वहां से स्ट्रिक्स देती है। हाँ। मतलब कलमे देती है या बीज देती है, मैं उनको बीज देता हूँ। और इसका सबसे अच्छी बात बताऊं, मैं नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का कई सालों तक रिसोर्स पर्सन रहा। हाँ। ठीक। और डॉक्टर रावत उसके जो HOD हैं, वो जब तक वहाँ रहे, अभी मैं पिछले 2 साल से मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, हालांकि उन्होंने अभी तक उस पद से मुझे मुक्त नहीं किया, परंतु क्योंकि कार्य की अधिकता है, तो वहाँ जितने पौधे वाले लोग आते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट तो पौधे वालों का ही विभाग है, बिल्कुल, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी वही लोग खुश हैं, या उन्हीं के लड़के आगे बढ़े हैं, उन्हीं की संतानें योग्य हुई है, या वही लोग निरोगी हैं कि जिन्होंने ईमानदारी से उन पौधों की रक्षा की है। और वहां जिन्होंने पेड़ बेचे हैं, हाँ, या पेड़ कटवाए हैं, या अपने कर्तव्य के प्रति ठीक से निर्वहन नहीं किया, तो उनकी स्थितियां आप समझ सकते हैं, कहना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। आज वो लोग बहुत बुरी स्थिति में है। तो पौधा तो परमात्मा का स्वरूप है, मतलब पौधा जो है ना, जीवित पौधा, बड़ा स्पंदन है इसमें। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत के एक साइंटिस्ट हुए जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बोस भी कहते थे उनको। उन्होंने पौधा डरता है, पौधा मुस्कुराता है, पौधा घबराता है, ये बाकायदा उन्होंने एक उस पे स्क्रीन पे प्रूव करके दिखाया। जब कोई चाकू लेकर पौधे के पास इस तरीके की हरकत कर रहा होता तो पौधा भयभीत होता है, और उससे अंदर निकलने वाली जो रेजेज है, वो रेड कलर है या ग्रीन कलर है या ब्लू कलर है, या मतलब इस तरीके से बाकायदा उसमें से जो ऊर्जा निकलती है, ये बाकायदा शो करती है। तो ये तो परमात्मा का सबसे निकटतम स्वरूप। मतलब मैं सीधे शब्दों में ये कहूं कि अगर आपको परमात्मा से मिलना है, नेचर, तो आप प्रकृति से मिल लें। और प्रकृति क्या है? पहाड़ तो प्रकृति नहीं है, नदी तो प्रकृति नहीं है, सड़क तो प्रकृति नहीं है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग तो प्रकृति नहीं है। प्रकृति क्या है? पेड़ है, पौधे। तो पहाड़ है तो उसके पास पेड़ है, पेड़ है तो उसके पास नदी है, और नदी है तो फिर बहता हुआ कल कल छल छल पानी है, और फिर है तो आपका आनंद है। बस वहां फिर कोई तनाव नहीं है, वही कर लीजिए। और एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, ये भी रिसेंटली एक बुक आई है, रेमेडी राइकल्स करके किताब आई। ऐसे 40 कैंसर रोगी जिनको दुनिया के सभी डॉक्टरों ने अंत में मना कर दिया, तो बचने का चांस नहीं है भाई, आप खाइए पिए कुछ भी करिए, और वो लोग जंगल में चले गए, क्योंकि घर से जाना नहीं था। और जंगल में जाके उन्होंने
बिल्कुल आपका आरओ का और फला का ढिमका का वो सब पानी छोड़ के नदी का पानी पीना शुरू कर दिया, बॉडी डिटॉक्स हुई। पेड़ों के पत्ते खाने शुरू कर दिए, बॉडी डिटॉक्स हुई। पेड़ों के सीधे तुरंत सेकंड में फल तोड़ के खाना शुरू कर दिया, बॉडी डिटॉक्स हुई। फ्रेश ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो गई, बॉडी डिटॉक्स हुई। पेड़ के नीचे सोना और मिट्टी के साथ सोना, जो अर्थ मिल रहा है उसको जमीन से, वो शुरू हो गया, आनंद आ गया। और 39 में से करीब 23-24 लोग तो मात्र 9-10 महीने बाद जाके उन डॉक्टर्स को जाके कहा, साहब नमस्कार, बोले आप? बोले हाँ साहब। आप जिंदा हैं? बोले जिंदा नहीं हूँ, स्वस्थ हूँ, जांच करवा के आया हूँ, कब कैंसर नहीं है। ये किसका चमत्कार है? ये उन पेड़ों का चमत्कार है, ये उस प्रकृति का चमत्कार है। तो प्रकृति से परे कुछ भी नहीं है। और जो नेचर है ना, वो तो अद्भुत है, मतलब उसके साथ तो जिया जाए बस, और कुछ नहीं। मतलब प्रकृति केवल जीने के लिए है, परंतु उसके लिए निर्माण आवश्यक है। जैसे बच्चे पैदा करने के लिए विवाह जरूरी है, बिल्कुल एक सिस्टम जरूरी है, उसी तरीके से वंश चलने के लिए, वंशों का, पेड़ों का वंश चले, प्रकृति का वंश चले, सृष्टि चले आगे, उसके लिए मतलब एक छोटे से, एक छोटी सी झाड़ी से लगा के और एक विशाल वट वृक्ष तक मतलब स्थापित किया जाए। आपने कैंसर की बात करी और बड़े अचंभित सवाल आता है कि आपने नवग्रह का शुरू किया, फिर आपने सोचा कि कैंसर मुक्त एक देश बनाना है, कैंसर मुक्त एक दुनिया बनानी है, और उसके लिए आपने कैंसर का जो ट्रीटमेंट है यहाँ पे फ्री रखा है। तो जब ये सोचा कि पहला भाव आया कि ऐसा कुछ करना है, तो लोगों ने कैसे इस चीज़ को लिया कि मजाक उड़ाया कि ये क्या कैंसर हटाएगा, कैंसर को भगाएगा और फ्री में क्यों करना है, या ऐसे क्या लोगों के भाव थे जिसको आपने देखा और सोचा कि यार क्या मैं सही कर रहा हूँ, कुछ एक संदेह आया अपने ऊपर भी? देखो सच्चाई तो ये है कि हमने कैंसर ठीक करके घोषणा की है। अच्छा। पहले कैंसर, सच्ची बताऊं, मैंने जिस दिन 9 ग्रहों के पौधे लगाए और दूसरे औषधि पौधे लगाए, उस दिन मुझे ईमानदारी से ये पता नहीं था कि कैंसर की स्पेलिंग सी से शुरू होती है या के से शुरू होती है। बहुत ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूँ। ठीक, जब हम दमा का इलाज करने लगे तो काफी दमा के पेशेंट, यानी कि श्वास के रोगी सैकड़ों में ठीक हुए। फिर डायबिटीज हाथ में लिया तो डायबिटीज और दमा साथ चलने लगा, वो भी सैकड़ों की तुलना। और पहला कैंसर रोगी आया अजमेर से, एक रावत साहब थे। अच्छा। उन्होंने आके कैंसर की फाइल रखी सामने। उस समय भी मेरे पास 2 वैद्य काम कर रहे थे। हाँ। तो उस समय भी इतना रस था, मतलब इतने नंबर ऑफ पेशेंट आ रहे थे। तो उन्होंने वो कैंसर पढ़ते ही, और एक वैद्य जी को तो समझ में ही नहीं आया कि ये मामला क्या है। हाँ। क्योंकि वो ठीक है पुराने जमाने के थे और उनका वो पैथोलॉजी उनकी जैसी भी थी। हाँ। दूसरों ने देखा, फिर मैंने देखा, मैंने देख के मैं कहा भाई ठीक है। तो कभी कभी मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत कम लोग बता पाते हैं। ये किस्सा गोई नहीं है, ईमानदारी है। मैंने पहली बार एक मीठा झूठ बोला, अच्छा झूठ बोला। मैंने उन मेजर साहब से कहा, वो मेजर है रिटायर्ड, अच्छा। रावत साहब है। उनको मैंने कहा साहब आज हमारे पास कैंसर की दवाई खत्म हो गई, आप 7 दिन बाद आना और दवाई ले जाना। ओके, ठीक। उन 7 दिनों में उदयपुर RNT मेडिकल कॉलेज, हाँ, मेरे एक मतलब जीजाश्री है डॉक्टर BR चौधरी साहब, मेरा भतीजा अजय जो कि उस समय बॉटनी में मतलब BSc कर चुका था। अच्छा। और जयपुर SMS में एक ऑन्कोलॉजिस्ट थे डॉक्टर शर्मा जी। मैं इन लोगों का बहुत ऋणी हूँ। इन लोगों से मैंने जाके पूछा भाई आप लोग सब एलोपैथी वाले लोग हैं, हाँ, ठीक है। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में मैंने पढ़ा तो उसमें अर्बुद कर्करा का जिक्र था। अर्बुद कर्करा, अर्बुद का मतलब होता है ट्यूमर, कर्करा का मतलब कर्क रोग, कैंसर के लिए शब्द आता है। तो भाई ये रोग तो होता है और ये कोई हजारों सालों से ये रोग पृथ्वी पे होता है, क्योंकि 5,500 वर्ष पुरानी तो चरक संहिता ही है। तो उस समय भी अर्बुद कर्करा का वर्णन। तो मैंने इन लोगों से पूछा भाई आप लोग इसमें क्या सॉल्ट यूज करते हैं, मुझे इसमें आप जो सॉल्ट दे रहे हैं वो मुझे बता दें।
तो मैं वो सॉल्ट मैं इस वनस्पति में ढूंढ लूंगा, पेड़ पौधों में ढूंढ लूंगा, और भी इसकी सहायक कुछ औषधि है तो वो ढूंढ लूंगा। उन 7 दिनों में 6-6 घंटे यूट्यूब देखना। जो अच्छे ऑथेंटिक लोग थे जैसे डॉक्टर राजीव भाई दीक्षित है, तो उनकी पूरी थ्योरी समझी मैंने। तो उन्होंने जो मूल सूत्र दिया वो ये दिया था कि करक्यूमिन जो है, जो हल्दी जिसको बोलते हैं, हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है, ये कैंसर की सेल्स को बहुत तेजी से डैमेज करता है। और गौमूत्र के साथ में हल्दी डाल के और उसको उबाल के और छान के दिया जाए तो वो कैंसर रोगियों को बहुत लाभ करता है। वो प्रैक्टिस दिमाग में आ गई। फिर पता चला कि ब्लड कैंसर के पेशेंट को विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन 2 ऐसे केमिकल है जो दिए जाते हैं कीमो के अंदर। तो पता किया तो वो ये जो सदास्वागिन होती है, 12 कहते हैं जिसको, सदाफूली, जिसके लाल फूल आते हैं, उसका बॉटनिकल नेम विंकारोजिया, तो वैसे उसको मेडागास्कर भी बोलते लोग। तो विंकारोजिया के अंदर विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन है। तो मैंने कहा सेकंड मेडिसिन ये मिल गई। अरे साहब, आप रास्ते पे चल के तो देखो, मंजिलें दौड़ के आती है आपके पास। आपको मंजिलों के लिए भीख मांगने की या उसके मृग तृष्णा की जरूरत नहीं है। 2 औषधियां मिल गई। फिर तुलसी का पता चला कि तुलसी में कैंसर रोधी कई सारे गुण हैं। फिर गिलोय का पता चला कि गिलोय बहुत तेजी से नई सेल्स निर्माण करने का काम करती है। फिर शीशम का पता चल रहा कि भाई शीशम आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक्स है उनको बाहर निकालता है और नई सेल्स डेवलप करता है। शहद का पता चला कि उससे ओज बढ़ता है, और ओज अगर बढ़ गया तो बीमारी घटेगी, क्योंकि ओज मतलब बीमारी कोई भी है उसको अगर कोई समाप्त करेगी तो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ औषधि ओज है। आपका जो जिसको ग्लो बोलते हैं अपन, ओज बोलते हैं, ओजस्विता बोलते हैं। तो 6-7 औषधियां 7 दिन में मिल गई। आंखें सूज गई थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, नींद नहीं निकाली, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 7वें दिन एग्जैक्टली वो जब आए यहाँ तो मेरे पास 7 औषधियां थी। मैंने उनको ये औषधियां दी। वो ठीक 2 महीने बाद अपने कैंसर को करीब 30% कम करने की रिपोर्ट लेके आए। तो ये मेरे लिए तो बड़ा उत्साह का विषय था। बिल्कुल। फिर वो शायद 3.5 महीने के बाद ही दूसरे पेशेंट को लेके आ गए। तो मेरे पास 2 पेशेंट हो गए। एक इतना ठीक हुआ और एक अब ठीक हो रहा। वो उत्साहवर्धन हुआ। इस बीच उस उत्साहवर्धन से मैंने और स्टडी चालू की, आयुर्वेद के ग्रंथों को टटोला, दूसरी होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, योगा, शिवा रिक्पा, मतलब जितने चिकित्सा पद्धतियां थी उनमें से सब में से जो श्रेष्ठ था उन सबका एक, हाँ ये मैं मानता हूं कि मैं कोई देवता नहीं हूं या कोई अवतारी नहीं हूं मैं, या मैं कोई बहुत बड़ा दुनिया का हटके काम नहीं कर रहा हूं मैं, परंतु मुझे जो सफलता मिली उस सफलता का कारण था विज्ञान और आयुर्वेद का मिश्रण। तो उसके लिए एक ओपननेस होना भी बहुत ज़रूरी है। अटक जाते हैं इंसान की, यही चीज़ है, साइंस है तो साइंस है, आयुर्वेद है तो फिर उस आयुर्वेद में नहीं, उसको मिक्स करना, उसको जो भी उसके फल है और इसके फल है दोनों को मिला के कुछ एक नया क्रिएट करना जी। तो उसकी ओपननेस के वो कैसे हुआ? पढ़ पढ़ के समझ के? नहीं, ओपननेस बहुत क्लियर है कि आयुर्वेद भी विज्ञान है। हाँ, और विज्ञान भी विज्ञान। अब विज्ञान किसको कहोगे आप भाई? जो सूर्य ग्रहण की घोषणा कर रहा है वो भी विज्ञान है, साइंस मैथमेटिक्स है। कछुए की उम्र की जो बात कर रहा है वो जीव विज्ञान है। डीएनए की जो बात कर रहा है वो भी साइंस है। वनस्पति के जो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और फ्रूटोज की बात कर रहा है वो भी साइंस है। और जो अर्बुद कर्करा की बात कर रहा है आयुर्वेद, या जो हाँ शब्दों का मतलब देखो, एक लोगों के दिमाग में मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों की गलतफहमी निकालना चाहता हूं। लोगों ने अंग्रेजी को विज्ञान मान लिया, कोई चीज अंग्रेजी में लिखी हुई है वो ऑथेंटिक है ऐसा मान लिया, जबकि मूलतः मेरा ओपन चैलेंज है, कंप्यूटर की तो भाषा ही संस्कृत है। कैसे? आज की तारीख में पूरे विश्व में जो सबसे सुपर कंप्यूटर जो है, संस्कृत मात्र एक ऐसी भाषा जैसा बोला जाता है वैसे लिखा जाता है। संस्कृत अपने आप में मात्र एक ऐसी भाषा है पूरे विश्व की कि जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है, और जैसा बोला जाता है उसकी जो ध्वनियां आती है उन ध्वनियों से आप शब्द का निर्माण कर सकते हैं। ठीक,
ये फिक्स हो गया। बिल्कुल। पूरा आयुर्वेद संस्कृत में लिखा हुआ है, तो विज्ञान तो वो हो गया। एक बात, ये जो लोग कहते हैं ना महर्षि चरक कोई एक व्यक्ति नहीं थे, एक पूरी श्रृंखला थी, एक सीरीज थी पूरी, 8-10 विद्वानों की एक श्रृंखला थी। और महर्षि शब्द का मतलब होता है साइंटिस्ट। जो महर्षि शब्द है, ऋषि महर्षि, तो जो महर्षि है वो साइंटिस्ट है। तो ये तो अपना में विज्ञान है। अब रहा सवाल ओपननेस का, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो ऐसा है, 2 शब्द है संस्कृत में, एक जड़ और एक चेतन। हाँ। जड़ता मतलब स्थिर हो गया, पत्थर जड़ है, आपका मकान जड़ है। बहुत सी बार अपन आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं यार साला क्या जड़ भेजा है यार, क्या ये जड़ भेजा से भेजा बात कर रहा है, ये तो जड़ है। ऐसे ही पेड़ की जड़ वो जमीन के नीचे है, वो क्या कर रही है, हालांकि वो, मैं वनस्पति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते उसको उस जड़ से नहीं जोड़ रहा हूं, परंतु समझाने के लिए आसान तरीका है कि वो नीचे जो है या जो नहीं दिखाई दे रहा वो जड़ है, पत्थर में कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा। और एक चेतन, जो चैतन्य है, जिसमें कौपले फूट रही है, जिसमें भंवरे दौड़ रहे हैं, जिसमें तितली उड़ रही है, जिसमें ओस की बूंदें जिसके ऊपर टिकी हुई है मोती की तरह है, ये चेतन है। तो ये जो चैतन्य है, अगर ये किसी व्यक्ति में चैतन्यता है तो वो उसको कहीं समर्पण करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसको किसी से समझौता करने की जरूरत ही नहीं है। वो कभी भी ऑर्थोडॉक्स हो ही नहीं सकता, वो कभी भी मतलब उसके विचारों में कभी भी इस तरीके का भाव ही नहीं आ सकता कि मैं विज्ञान को और आयुर्वेद को क्यों मिला रहा हूं। उसको मिलाना ही उसकी प्रवृत्ति है, उसकी प्रकृति। जैसे मान लो एक तितली कितने कितने फूलों पे बैठ गई, आपको पता है क्या? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, पर बैठ के आई है ना वो। तो हम तो तितली है भाई, हम तो भंवरे हैं, हम तो तितली है, हम तो पक्षी है, हम तो पशु पक्षी है। तो हमारा तो संसार ही मतलब कल्याण ही जब विचार है, तो फिर क्या विज्ञान और क्या आयुर्वेद, तो दोनों एक ही है। बल्कि मैं तो तीसरा ये भी कहता हूँ कि गाँव में कई ऐसे लोग हैं जिनको इतने पुराने अनुभव है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, परंतु उनके पास अनुभव है। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि भाई आपको दांतों में पायरिया है, आप रोजाना इसके नीम के 5 पत्ते चबा लें और नीम से दातुन कर लें तो आपका पायरिया ठीक हो जाएगा। तो वो उसको भले पायरिया शब्द की स्पेलिंग नहीं आती हो ना, क्या तकलीफ है, पर वो कहता रहा ना कि आपको पायरिया का मैं इलाज बता रहा हूँ, तो अच्छी बात है ना, उसको क्या तकलीफ है। तो ये दोनों का मिश्रण जो है वो तो एग्जैक्टली मिश्रण है ही नहीं है, दोनों एक ही है। फिर ये कैंसर की जो जर्नी शुरू हुई है, उसके बाद काफ़ी लोगों को आपने क्योर किया, ऐसे नंबर्स है लाखों की तादाद में, जहाँ पे एक हॉस्पिटल भी उस नंबर को क्लेम नहीं कर पाता है कि हमने इतने लोगों को, बड़े से बड़े दुनिया के। तो क्या कभी आपने सोचा कि जो ये औषधि है, ये जो प्रोसेस है इस चीज़ का, वो आप एक गवर्नमेंट के पास जाके, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े मेडिकल एसोसिएशन के पास जाके उन्हें बताएं, उनके साथ शेयर करें कि ये और आसानी से लोगों तक पहुँच पाए? अब इसका मैं आपको बहुत ईमानदारी के साथ उत्तर दे रहा हूँ। कोविड के पहले, हाँ, उस समय तक भी लाखों की संख्या में, मतलब उस समय 13-14 हजार पेशेंट पर मंथ मतलब आते थे, ठीक। आज भी आ रहे हैं 5-6 हजार, तो ठीक, ओके। उस समय मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, भारत की एक बहुत बड़ी आयुर्वेद क्षेत्र की कंपनी ने 5 करोड़ में सौदा करना का ऑफर दिया था। तो मैंने उनको उस समय ये जवाब दिया कि भाई मैं 250-300 करोड़ की पार्टी तो मैं खुद ही हूं, तो जिस आदमी के पास 300 करोड़ है तो वो 5 करोड़ में क्यों अपना जमीर बेचेगा। एक दूसरे जो एलोपैथी वाले हैं उनको ये डर होता है, हमेशा आज भी होता है, कि अगर हमारे पीछे आयुर्वेद लग गया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि हम कहाँ जड़ी बूटी देते फिरेंगे। हमारा तो सीधा आया, भर्ती किया और कीमो दिया और रेडिएशन दिया और सर्जरी की और हमारा काम हो गया। अब मूल सवाल यहाँ है, मेरे यहाँ यानी कि नवग्रह आश्रम पे प्रत्येक औषधि का फोटो छपा है, प्रत्येक वनस्पति का फोटो छपा हुआ है, बिल्कुल। मेरी बुक्स में उनके कंटेंट्स लिखे हुए हैं, बिल्कुल। जो हम एक छोटी मैगजीन देते हैं उसमें भी उसके कंटेंट लिखे हैं, बड़े बड़े फ्लेक्सेस बने हुए हैं,
भैया ये पढ़ ले और घर जाके कर ले। अब इसमें हंसराज का क्या रोल है या नवग्रह आश्रम का क्या रोल है? कोई रोल नहीं। हम केवल पथ प्रदर्शक है। हमारा जो काम है आदमी को रास्ता दिखाना है कि भैया तूने ये गलतियां की। आज भी हमारा जो फोकस है कैंसर के इलाज में, मेरी आज करीब 2 घंटे की कैंसर की क्लास होती है, उसमें पूरा 1 घंटा कैंसर ना हो इसके लिए बताया जाता है। अगर मैं कैंसर को ही बढ़ाना चाहूं तो मैं क्यों बताऊं भाई कि भाई इससे कैंसर नहीं। मैं क्यों कहूं कि तुम्हें सफ़ेद शक्कर नहीं खानी है, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है, समुद्र का सफ़ेद नमक नहीं खाना है, या रेड मीट नहीं खाना है, या तुम्हें सस्ती किस्म का दारू नहीं पीना है। मैं क्यों बताऊं ये? ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि कैंसर इस पूरी दुनिया से खत्म होना चाहिए, और इस पूरी दुनिया से तभी खत्म होगा कि लाखों हंसराज पैदा होंगे। और कैसे हो सकते हैं वो लाखों हंसराज ऐसे पैदा हो सकते हैं कि हंसराज एक विचारधारा का नाम है। एक हंसराज तो मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, मतलब नवग्रह आश्रम एक विचारधारा है, एक थॉट है। ये थॉट ये है कि भाई आप 5 सेंधा नमक की थैली लेकर निकले अपने घर से, कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है उसकी, मान लो 30 रुपए में किलो आ गया होगा, तो कितना 150 रुपए का खर्चा। आप किसी द्वार पे जाइए, किसी को कहिए कि भाई साहब आपका जो टाटा का या किसी भी कंपनी का जो सफेद नमक है, समुद्र का जो नमक है वो जहर है, आप ये थैली ले लीजिए और वो नमक मुझे दे दीजिए। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अगला कहेगा तो क्या साहब इससे कैंसर होता है इसलिए। कितना छोटा काम है, करते हम लोग ये काम। जैसे वनस्पति है, उसको कहेंगे भैया तुम्हारे कितना लाख रुपया लग गया। मैं आपको फैक्टली बता रहा हूँ, यहाँ लोग करोड़ों रुपया खर्च करके 20-20, 25-25 करोड़ रुपया खर्च करके यहाँ आए हुए हैं कि साहब अब हार गए, अब कुछ नहीं हो रहा है। और उन लोगों का मुश्किल से 15-20 हजार में इलाज हो गया। और यहाँ के इलाज का तो सिस्टम, गरीब को टोटल कैंसर फ्री, टोटल मेडिसिन फ्री है गरीब को। प्रत्येक अमीर आदमी को भी कैंसर किट, कैंसर कीमो फ्री है। शहीदों के परिवारों को टोटल फ्री है। लकवा और मिर्गी, पागलपन, हिस्टीरिया, ये रोग टोटल, इनकी सबकी औषधि फ्री है। 5 साल तक के बच्चों को सबकी फ्री है। तो जब फ्री है तो कोई करोड़ों की औषधि फ्री देगा क्या? नहीं देगा ना। हजारों की औषधि भी नहीं देगा ना। सच्ची बात यह कि ये औषधियां महंगी नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात है कि प्राण से, किसी का जीवन से अब औषधि की कीमत का क्या तुलना करोगे? आप युवान लोग हैं, आप एक युवा है, आप अपने पिताजी का एक सपना है, अगर आपका जीवन में बचा लेता हूं तो मैं आपकी बहन का भाई बचा लिया, एक बाप का बेटा बचा लिया, एक माँ का बेटा बचा लिया, एक प्रेमिका का प्रेमी बचा लिया, एक पत्नी का बचा लिया, एक दोस्त का दोस्त बचा लिया, एक समाज का अच्छा नागरिक बचा लिया, आने वाले समय का भगत सिंह बचा लिया मैंने। क्या बात कर रहे हैं? तो उसमें कीमत का मायना रखती है। तो इसलिए ये जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये जितनी बड़ी कंपनियां तथाकथित रूप से जो अपना व्हाइट कॉलर करके विज्ञापनों के पूरे पेज भर रही है। मैं आपको एक बहुत आश्चर्यजनक बात बताऊं, नवग्रह आश्रम ने आज दिन तक किसी अखबार में 1 रुपए का ऐड नहीं दिया। वही। और किसी टीवी पे 1 रुपए का ऐड नहीं दिया। बस ये लोगों के भाव और आपकी जो वो रही है कि आपका भाव जो रहा है वो वर्ड ऑफ माउथ ही रहा है कि बिल्कुल मुझे ये ठीक कर दिया, आप भी जान, सब लोगों को लेके ही आए हैं यहाँ पे। यहाँ जो आने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि जो अपना किराया लगा के, जैसे किसी पेशेंट को लेके आए हो तो पेशेंट का किराया पेशेंट दे रहा हो, परंतु खुद का किराया खुद लगा रहे, पेशेंट से नहीं ले रहे। ये बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, चेन्नई में हमारे डॉक्टर्स का ग्रुप है, वो लोग आज भी फ्लाइट के टिकट देके यहाँ पेशेंट भेजते हैं उनकी तरफ से। एक कलकत्ता के मेरे मतलब मैं उनको सेठ जी कहता हूँ, वो महीने के कम से कम 10 पेशेंट भेजते हैं अपना किराया देके, क्योंकि उनका जीवन बचा है ना साहब। तो उनका खुद का जीवन बचा तो वो उसका ब्याज तक नहीं भर पा रहा है। वो कहते हैं कि साहब हम तो इतना दे रहे हैं कि ब्याज ही नहीं है। तो ये तो मतलब वासुदेवाय कुटुंबकम जो भाव है ना, वो कोई छोटा भाव थोड़ी है। मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ। एक सवाल ये भी है कि बड़ी संस्था है नवग्रह आश्रम, और आप नई नई चीज़ें लाते रहते, करते रहते लोगों के लिए, तो आखिर ये ऐसा चलता कैसे है कि आप इसे फंड कैसे कर पाते हैं कि आप इसे ग्रोइंग करते रहे और लोगों को फ्री में या कम से कम दाम में आप इसे ये जो भी इलाज है वो दे पाएँ?
देखो ये बहुत सामान्य से दिमाग का जी गांव का व्यापारी होता है ना, हाँ। जिसको अपन सेठ जी कहते हैं, बनिया कहते हैं, व्यापारी कहते हैं, उसके समझ में आ सकती है। कारण क्या कि जैसे डायबिटीज का कोई पेशेंट है, वो तो अमीर आदमी है ना, बिल्कुल। अच्छा उसको तो डायबिटीज हुई इसलिए कि वो अमीर है और उसने गलती की। हाँ। वो दे रहा है ना हमें 1400 रुपये महीने के अच्छा। की दवाई के, और उसमें हमारा खर्चा है 700 रुपये का। तो उसके 700 रुपये को क्या करना, कैंसर वाले को देना है। किडनी वाला है, उसकी किडनी खराब हो गई, वो तो अमीर आदमी है ना, दारू पिया उसने इसलिए किडनी खराब हुई ना, उसने पिज्जा बर्गर और ये चीजें खाई इसलिए खराब हुई ना। वो दे रहा हमें 1500 रुपये महीने के, और उसकी दवाई के 800 रुपये लग रहे हैं केवल। तो 900 रुपये हम कैंसर वालों को दे रहे हैं ना, क्या तकलीफ है हमें। खुला गया ना यहाँ का, पहली बात ये कोई नहीं बताएगा, ये सीक्रेट नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, ये ओपन सीक्रेट है। ठीक। तीसरा कि भगवान ने हमको खूब दे रखा है। कई ऐसे लोग हैं जो डरते हैं अपनी प्रॉपर्टी बताने से। मेरे पास 250 तो गायें हैं, मेरे पास 55 से ज्यादा भैंसे हैं, मेरे पास 400 बीघे से ज्यादा जमीन है, मेरे पास कई माइंस हैं, मेरे पास खूब पैसा है। तो जब मेरे पास इतना है तो फिर मैं भिखारी क्यों बनूं। वो कभी रहा ही नहीं कि इससे, वो कभी रहा ही नहीं, वो पहले भी नहीं रहा, पिताजी के समय भी नहीं था, पिताजी भी बांटते थे तो हम भी बांट रहे हैं, और बाद में अगर परमात्मा ने चाहा तो हमारे बेटे भी बांटेंगे। बिल्कुल। तो ये पैसा का तो कोई मायना नहीं है। पैसा तो आदमी अगर सोच लेना, तो मैं कहता हूँ डमरू बजा के पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, डमरू बजा के, बंदर नचा के और लोगों की जेब खाली करवा सकता हूँ। तो वो मुझे करना नहीं है। तो मुझे तो ये करना है, तू डायबिटीज वाला इधर आओ, तू किडनी वाला इधर आओ, तू मोटापे वाला क्या, मोटा कौन होगा, जिसकी दिनचर्या अच्छी नहीं, जीवनचर्या अच्छी नहीं, मतलब पैसे वाला, वो ले जा रहा है 1500 रुपए की दवाई, और उसमें खर्चा आ रहा है 500 रुपए का, 1000 रुपए कैंसर वाले को दे राजी हो गए। तो ये कुछ नहीं है। ये जैसे परमात्मा का जो नियम है ना, एक जगह से तोड़ के दूसरी जगह दे देता है, तो ये नवग्रह का जो ये 9 ग्रहों की ये परमात्मा है। तो इन्होंने मुझे ऐसी अक्ल दे रखी है कि अमीरों को लूट नहीं रहा हूँ, उनको भी लाभ दे रहा हूँ। बिल्कुल। उनकी डायबिटीज ठीक हो रही है। हमारे यहाँ के वेलनेस सेंटर पे 10 दिन में हम डायबिटीज की मेडिसिन बंद करवा देते हैं। अच्छा। बिल्कुल ओपन चैलेंज है हमारा। आधा किलो पर डे वेट लॉस करवा देते हैं बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के। या जैसे बीपी की गोली 15 दिन में उसकी ब्लड प्रेशर की गोली परमानेंट बंद करवा देते हैं एलोपैथी की। क्या है ये, काम है ना हमारा, चमत्कार थोड़ी है, काम है। तो जब वो 15 दिन में उसका ऐसा काम हो गया, तो उससे भी हमें मान लो 2000 रुपये मिला, तो दो ना कैंसर वाले को, दो ना शहीदों के परिवारों को, दो ना 5 साल के छोटे बच्चों को। तो ये है आनंद है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये लूट नहीं है, ये वितरण है। मतलब अमीर से लूट नहीं रहा हूं मैं, उनका भी अमीर का तो फायदा क्या, उसका काम कर रहा हूं, उस लोभी का, उस दुष्ट व्यक्ति का, जिसने अपनी चरित्र का ध्यान नहीं रखा, जिसने आचार विचार का ध्यान नहीं रखा, जिसने डायबिटीज अपने आप नहीं होती कभी। डायबिटीज लोग लाइफस्टाइल डिजीज है। वो रात तक 2 बजे तक जग रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सुबह 8-9 बजे तक पड़े हुए हैं, उठ नहीं रहे, तो होगी डायबिटीज, क्यों नहीं होगी। यही किडनी का खेल है, यही मोटापे वालों का खेल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हाँ, डाकू की भाषा में अगर मैं बात करूं तो वास्तव में ये कैंसर रोगियों के हित में, ये उन लोगों की जेब हल्की सी करके, और इधर ये जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको थोड़ी मदद मिल जाएगी। और क्या है इसमें। आपने कहा कि कैंसर एक पुराने जन्म कर्म का एक रोग है, तो ये कहाँ से ये बात आती है कि वो एक पुराने जन्म या आपकी पुराने कर्मों का रोग है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पुराने कर्मों का रोग है। कैंसर कर्मों का रोग है। आप जो कर्म करोगे, आप शराब पियो, मतलब कैंसर भाग्य से नहीं होता है, कैंसर दुर्भाग्य से नहीं होता है, कैंसर दुर्व्यसन से होता है, दुराचार से होता है, दुराचरण से होता है, और जो प्रकृति के खिलाफ जो आदमी काम करेगा। ओके। पहला उदाहरण, सेंधा नमक निकलता था, प्रकृति निकालती थी। व्यक्ति नमक, समुद्र के नमक में चला गया, दुनिया भर के उसमें BSC है, DDT है, सेल्फोस है, दुनिया भर के जहर है। प्रकृति नहीं है ना, प्रकृति के खिलाफ गए ना, उनको कैंसर हो गया। तंबाकू, हाँ। तंबाकू किसी लेवल पे तंबाकू का आयुर्वेद के ग्रंथों में कहीं भी
मतलब आदमी के खाने का जिक्र नहीं है, बाकी तो भोजन की सूची में होता वो। तो वो लोग खा रहे हैं, दाने दाने में केसर खा रहे हैं लोग, रजनीगंधा 00 खा रहे हैं लोग। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये कि उनको ये पता है कि इससे कैंसर होता है, फिर भी। और मेरी एक रिसर्च है, वो बताऊं मैं आपको, दुनिया में आज दिन तक, दुनिया की बात कर रहा हूं, एक भी व्यक्ति ने पहली बार जेब से 10 रुपए की नोट निकाल के विमल खरीद के या रजनीगंधा 00 खरीद के या तानसेन खरीद के या तंबाकू का पाउच खरीद के नहीं खाया खुद ने। उसको किसी न किसी उसके दुश्मन दोस्त ने, जो दुश्मन दोस्त था उसका, ट्राई कर लेंगे, ट्राई कर ले यार, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तेरा, ठीक रहेगा, देख तो सही है। पता नहीं क्या क्या मिथक बना के ले आए, ऐसे शराब पीना सिखाया मित्रों ने। कोई व्यक्ति 500 की नोट लेके ठेके पे जाके और मतलब दारू की बोतल लेके नहीं आया, उसको भी उसके किसी न किसी दुश्मन मित्र ने मतलब सिखाया। यानी कि सीधे शब्दों में मैं ये कहूं, कैंसर बुरे कर्मों का रोग है, जो दुष्कर्म आप कर रहे हैं उसका रोग है। हाँ, ये बात सही है कि जेनेटिकली, वंशानुगत पद्धति से 14.5% कैंसर होता है, जो पिछले कुछ वर्षों में 7% था, जो इन 8-10 वर्षों में उसने ग्रोथ करके। तो ये अब इसमें क्या दुष्कर्म है भाई, मान लो डीएनए से आया ये, माता से या पिता से, दादाजी दादी जी, नाना जी नानी जी और माता जी और पिताजी, इनसे अगर आया है तो उसका तो इलाज है, नवग्रह आश्रम के पास भी है और प्रकृति के पास भी है। आप एक बार अपनी जो आपकी जो सेल्स है, नई सेल्स जो है, वो आप रक्त शोधन जैसी दवाई है हमारी, बहुत सिंपल दवाई है, मुश्किल से महीने में 750 रुपए का खर्चा है, और वो 4 महीने तक लेनी, 4 चम्मच सुबह 4 चम्मच शाम को। आपकी टोटल WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ये बिल्कुल फ्रेश बन गया, अच्छा बन गया। उससे आपका मांस बना, तो आपका किडनी, लीवर मतलब कहीं पे भी अगर जेनेटिक कैंसर होने के जो चांस है वो अपने आप ही खत्म हो रहे हैं। तो इसमें तो कोई ज्यादा डर की बात है ही नहीं। और फिर विज्ञान तो आजकल जेनेटिक कैंसर की जांच के लिए बहुत एडवांस हो गया, 200 तरह के कैंसर का पता चल जाता है एक टेस्ट से। तो जिसको लिक्विड अभी मतलब लिक्विड बायोप्सी के नाम से अभी एक लेटेस्ट जांच चाहिए, अमेरिका में और कनाडा में तो काफ़ी टाइम से हो रही थी, अभी इंडिया में भी होने लग गई। तो इसमें डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। कैंसर जैसी कमजोर और मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब इससे कमजोर कोई बीमारी नहीं है। यही सवाल था कि कैंसर एक, क्या आपको लगता है कि एक हवा और एक डर के माहौल में बना दिया है, और वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली है नहीं, वो एक डर की वजह से लोग ज़्यादा डर जाते हैं या घबरा जाते हैं उस चीज़ से। और देखो, कैंसर की औषधियां बनाने वाली कंपनियों ने, कैंसर का इलाज करने वाले बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स ने कैंसर की एक तरह से मतलब ये कह दिया कि राक्षस आ जाएगा खा जाएगा, भूत आएगा खा जाएगा। जबकि सच्चाई बताऊं आपको, दुनिया की जितनी बीमारियां, मेरा ओपन चैलेंज है, मैं इस बात को आपके पॉडकास्ट से खुला चैलेंज कर रहा हूं। हाँ। कि कैंसर से दुनिया में WHO कहता है कि 90% कैंसर नॉन एग्रेसिव है। 90% कैंसर नॉन एग्रेसिव है, मतलब इतना तेजी से नहीं फैलते हैं। अगर आपकी बॉडी में मान लो वो डेवलप हो भी गया तो 30-40 साल तो वैसे निकाल देगा। अच्छा, हाँ, अब आपको 60 साल की उम्र में कैंसर हुआ तो 40 साल वैसे ही निकल रहे हैं, कहाँ आज दवा लेने की जरूरत है भाई, 100 साल वैसे ही जी रहे हो ना। एक बात। दूसरा, कैंसर जब किसी व्यक्ति को डायग्नोस होता है ना, उसके पहले ऐसी कोई बीमारी नहीं है। जैसे बुखार नहीं है, बुखार आपको ईमानदार से बताया, आपको 6 महीने पहले पता चल सकता है कि आपको बुखार है? बिल्कुल नहीं। कैंसर का 6 महीने पहले पता चलता है। आपका किडनी गड़बड़ हो रही है, 6 महीने पहले पता चलता है क्या? नहीं चलता। KFT भी करवा लोगे तो बाद में जाके पता चलेगा, महीने 2 महीने में, कि भाई इनकी किडनी में कहीं गड़बड़ है, नहीं चलेगा। कैंसर का तो 6 महीने पहले पता चलता है। एक बात। दूसरा, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आपको पहले ये संकेत देती है। कैंसर संकेत देता है आपका वजन कम हो रहा बिना किसी कारण के, अच्छा, आपको भूख नहीं लग रही बिना किसी कारण के, आपको नींद नहीं आ रही बिना किसी कारण के, आपका जो ग्लो है, जो स्किन का, आप भले काले हैं गोरे हैं उससे मायने नहीं, आपको ब्लैक आदमी में भी ग्लो होता है, ग्लो। ब्लैक ब्यूटी बोलते हैं जिसको, ग्लो का, व्हाइट ब्यूटी नहीं होती है, ब्लैक ब्यूटी होती है। हाँ, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मतलब कई चीजों को मैनिपुलेट करके बताया गया दुनिया में।
तो आप चाहे ब्लैक हैं, चाहे गोरे हैं, चाहे गेहूं मेरे जैसे सांवले रंग के, आपका ग्लो खत्म हो जाएगा। और आखिरी बात, सबसे बड़ी बात है, जो अभी जो रिसर्च हुई है, आप बहुत लंबे नहीं जाएं, 3 सप्ताह तक अगर आपकी बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटी है, इसका मतलब आपको 6 महीने बाद कैंसर होने वाला है। अब वो एबनॉर्मलिटी बता रहा हूं आपको। नंबर 1, आपके रेक्टम में से खून आ रहा है। ओके, ठीक है। आपने छोटा मोटा इलाज किया, आपने पाइल समझा, ये समझा, 7 दिन तक तो आपने वैसे व्यर्थ कर दिया। फिर आप फिजिशियन के पास गए, मेडिसिन ली, 14 दिन तक मेडिसिन ली, फिर भी वो ब्लड आना रुका नहीं। इट मीन समथिंग इज रॉन्ग। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत है। गलत है। नंबर 2, आपको चक्कर आ रहे हैं, ठीक से मेमोरी काम नहीं कर रही, आप उठते ही पहले काले काला सा ऐसा कुछ दिख रहा है। आपने सिंपल मेडिसिन ली, ठीक नहीं हुआ, फिजिशियन के पास गए, मेडिसिन ली, फिर भी 14 दिन में भी वही स्थिति। कुल 21 दिन हुए। आपका गले में गिटकने में तकलीफ हो रही है, आपकी आवाज चेंज हो रही है, आप ठीक से निगल नहीं पा रहे। आपने वही सेम प्रोसेस किया, 21 दिन निकल गए, ठीक नहीं हुआ। आपके ब्रेस्ट में कोई गांठ है, आप उसको छूने पे वो मतलब खिसकती हुई सी महसूस हो रही है। आपके निपल्स, वो तो 6 महीने बाद पता चलेगा निपल पे जाके, तो आप केवल गांठ बता रही है कि आपने कुछ सिंपल मेडिसिन ली, ठीक नहीं हुआ, 21 दिन निकल गए। आपकी पीरियड्स अनरेगुलर हो रहे हैं, मतलब 28 दिन का महीना है प्रकृति की तरफ से महिलाओं के लिए। महिलाओं का जो महीना है वो 28 दिन का है, और पुरुषों का तो कोई महीना है ही नहीं। वो तो उसका स्वार्थ हो तो 40 दिन का करते हुए, और दुखी हो तो 15 दिन का करते हुए। ठीक, ये है किस्सा कोई। मतलब आदमी इतना स्वार्थी है कि वो अपने काम के लोभ में कैंसर की को मैं ध्यान ही नहीं दिया पा रहा है कि यार मैं 4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, मेरा रोजगार खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ा डर जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि आदमी नहीं चाहता कि उसको कैंसर का पता लगे। वो डर के मारे कि अगर मुझे कैंसर हो गया तो पत्नी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा। और ये बता दिया गया कि कैंसर मतलब मौत, जबकि सच्चाई ये है कि कैंसर मतलब मौत नहीं है। अब इसकी बड़ी सच्चाई बताऊंगा आपको। अब मैं आपको कुछ एक श्रृंखला बता रहा हूं, सीरीज बता रहा हूं बीमारियों की। कोविड, कोरोना मतलब वायरस, बिल्कुल। HIV एड्स मतलब वायरस, TB मतलब बैक्टीरिया, डिसेंट्री दस्ते, हैजा मतलब वायरस, निमेटोड्स, स्किन डिजीज चर्म रोग मतलब फंगस, मलेरिया, डेंगू मतलब मच्छर। यानी कि दुनिया की 99% रोग किसी बाहरी कारण से आपके अंदर आते हैं। कैंसर का नो वायरस, नो फंगस, नो बैक्टीरिया, कुछ भी नहीं। ना वायरस है, ना फंगस है, ना बैक्टीरिया है, ना निमेटोड है, ना कोई एफिड है, ना कोई जैसिट है, ना कोई थ्रिप्स है। हिंदी में बात करता हूं, कैंसर का कोई जीवाणु, अंडाणु, विषाणु, कीटाणु, जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, मच्छर कुछ भी नहीं। केवल आपने अंदर उस बीमारी को पैदा किया। तो आप इसके निर्माता भी हैं, निर्देशक भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, खुद ही एक्टर हैं। बजाओ अपने नाम पे ताली। फिर जो गलती की उसकी सजा भुगतो। बिल्कुल। क्यों खाया तंबाकू, किसने कहा आपको? क्यों खाया रेड मीट, किसने कसम दिलाई आपको? क्यों खा रहे थे समुद्र का नमक, जो कि आपकी टट्टी पेशाब, नाली का जो टट्टी पेशाब है वो नाली से नाले में, नाला नदी में, नदी समुद्र में, और समुद्र से आप वापस अपने पेशाब को नमक के रूप में लेके आ रहे हो। किसने कसम दिलाई आपको? तो कैंसर आपके द्वारा पैदा किए जाने वाले दुर्गुणों से या गलत आदतों से होता है। अब 6 महीने पहले आपको कैंसर का पता चल रहा है, वो फर्स्ट स्टेज भी नहीं है। कैंसर की एक भ्रांति निकाल रहा हूं आपके दिमाग से। ये स्टेज कह के भी बहुत डराया जाता है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। अरे भैया, कैंसर तो कह रहा कि मैं स्टेज पे नहीं हूं। उससे पहले ही बता रहा हूं आपको कि मैं अभी स्टेज पे भी नहीं हूं। आप आइए उस समय सिंपल सा, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं इस बात को कि कुछ भी नहीं है। ब्लड कैंसर जैसी बीमारी को हम लोग 6 महीने में ठीक कर देते हैं।
किडनी लीवर वगैरह ये 9-10 महीने में ठीक हो जाती है। और बोन कैंसर में चूंकि थोड़ा समय लगता है, या रेक्टम कैंसर में या माउथ कैंसर में, तो वो भी कम से कम 1.5 साल में आराम से ठीक हो जाता है। तो इसमें डरने की कहाँ जरूरत है। ऐसी कौन सी सिंपल बेसिक चीज़ें हैं जो एक इंसान कर सकता है अपनी डेली लाइफ के अंदर जिससे वो कैंसर या से दूर हो रह सकता है? डेली शब्द बोला आपने, बिल्कुल। डेली शुरू होती है डेली सूर्योदय से। हाँ। तो सूर्योदय का स्वागत आप करो या सूर्य आपका स्वागत करे? भाई आप इतने बड़े आदमी है कि सूर्य आपका स्वागत करे? जब तो कोई बात नहीं, आप 12-13 बजे तक सोए रहे हो, 1 बजे तक, परंतु आप चाहते हैं कि मैं सूर्य का स्वागत करूं, तो आप उठ जाइए 4:30 बजे, हाँ। फ्रेश हो लीजिए, 3-4 किलोमीटर की वॉक कर लीजिए, बिल्कुल। सूर्योदय होते ही उसको प्रणाम कीजिए, उसके सामने बैठिए थोड़ी देर, जो विटामिन डी मिलेगा आपको। फिर सुबह का भोजन आप 8 बजे कर लीजिए। हाँ। फिर उसके बाद में आपका जो भी वर्किंग प्लेस है उस पर जाइए आराम से, दोपहर को कुछ नहीं खाना है, शाम को 4 बजे शाम का भोजन कर लीजिए, इंटरमीडिएट फास्टिंग भी हो जाएगा। बॉडी में मान लो गलती से कहीं कैंसर डेवलप भी हो रखा है तो भी क्योंकि योशिनोरी को 2016 में नोबेल प्राइज मिला इस पे, इंटरमीडिएट फास्टिंग पे, तो वो भी आपने खत्म कर लिया। ठीक है, 4 से 6 तक अपना जो भी घर का जो छोटी मोटी चीजें हैं वो कर लीजिए, 6 बजे तक आखिरी पानी पी लीजिए ताकि रात को पेशाब करने नहीं उठना पड़े ज्यादा। शाम को 7-7:30 बजे आराम से आधा लीटर दूध गाय का पी के और सो जाइए। हाँ। ये आपका डेली रूटीन हुआ। अब इसमें क्या क्या चीजें और इंक्लूड करनी? नंबर 1, आपको अपनी रसोई का रिफाइंड ऑयल की जगह कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल कर लिया। ओके। नमक में सेंधा नमक इस्तेमाल कर लिया। ओके। जो गैस पे आप खाना बना रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। तेज आंच पे, उसकी जगह आप चूल्हे पे आ जाइए। ओके। जो गेहूं जो है, ग्लूटेन है जिसमें, जो कि आज की तारीख में कैंसर का सबसे बड़ा ठेकेदार है गेहूं। सबसे ज्यादा कैंसर होने का कारण भी अपने आप में गेहूं है, उसमें ग्लूटेन है। वो डायबिटीज दे रहा है, ब्लड प्रेशर दे रहा है, वो तो अलग बात है, पर कैंसर भी दे रहा है। बिल्कुल। गेहूं को अपने अनाज अपने भोजन से बाहर कर दीजिए। जो चना, बाजरा और ज्वार समान मात्रा में मिला लीजिए, बना लीजिए अपना आटा। बिल्कुल। आपको जिंदगी भर कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इन फसलों में सबसे कम टॉक्सिक्स है। हाँ। मतलब अच्छा, ये जो सब्जियां हैं जो गंदे नालों में पैदा की जा रही है, उसके बजाय अपने घर पे सब्जी बोना शुरू कर लीजिए। और फिर भी अगर नहीं बो सकते हैं तो बाजार से जो सब्जी ला रहे हो उसको बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के पानी में कम से कम 2 मिनट के लिए डाल दीजिए, तो वो डिटॉक्सिक हो जाएगी, क्योंकि ऑस्मोसिस का रूल्स है, वो ऑस्मोसिस क्रिया से सघन से तरल की तरफ जाएगा। वो भी आपने काम कर लिया। फिर आप जो प्लास्टिक पहन रहे हैं वो प्लास्टिक पहनना बंद कर दीजिए, आप सूती कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए। ओके। ठीक है, आप स्मोकिंग अगर करते हैं तो बहुत जल्दी टिकट कटवाने की तैयारी में, तो वो टिकट को पहले ही जमा करवा दीजिए कि भाई मुझे ये चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे तंबाकू नहीं खानी है। ये सामान्य चीजें कर लीजिए। प्रसन्न रहिए, प्राणायाम कीजिए, नृत्य कीजिए, अच्छा शानदार संगीत सुनिए। कैंसर तो क्या, कैंसर का बाप आपको नहीं हो सकता। सिंपल चीज़ है। आपने ये कही कि खुश रहिए। मैंने एक रिसर्च देखी थी, कोई पॉडकास्ट वगैरह इंटरव्यू पे, उसके बाद मैंने उसके बारे में देखा कि काफ़ी जो बीमारियां होती है, कैंसर या कुछ भी बड़ी बड़ी बीमारियां, जिससे, और लोग बोलते हैं कि शराब पीना और सिगरेट वगैरह, ये जो भी आखिरी पदार्थ है, उनसे जो बीमारियां होती है वो सब चीज़ों से आपकी जीवनी कम होती है। पर इसके अंदर भी एक अच्छी रिसर्च आई कि अगर आप खुश हैं, आप जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पर आप उससे ज़्यादा खुश हैं, आप ज़िंदगी अच्छे से जी रहे, खुश हैं, तो वो नाखुश होने से पहले आपकी ज़्यादा मौत होगी, बजाय कि आप दारू या सिगरेट या कुछ। खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके इसमें ये देखो, सच्ची बात ये कि विज्ञान ये कहता है कि एक डोपामिन करके एक हार्मोन्स होता है। वो डोपामिन जिसकी बॉडी से जितना ज्यादा रिलीज होगा, अच्छा, हार्मोन्स की अपनी एक फैमिली है, अपना एक उनका पूरा सर्किट है। मतलब जैसे डोपामिन रिलीज होगा, वो होगा तो वो थायराइड को भी कंट्रोल करेगा, थायराइड करेगा तो फिर वो किडनी का जो हार्मोन है उसको करेगा, फिर उसके बाद में आपका एस्ट्रोजन को रिलीज करेगा। यानी कि डोपामिन का एक पूरा परिवार है। इसको आप ये समझ लीजिए कि जैसे किराने की दुकान वालों की अपनी एक एसोसिएशन है, ठीक है, और कपड़ा बेचने वालों की अपनी एसोसिएशन है। तो बॉडी के जो मेजर ऑर्गन जितने भी हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, गला, हाँ, ठीक, मस्तिष्क,
अब मैं कहता हूं आगे होके आप बिना शक्कर डाले दिन में 5 बार चाय पीजिए, आप खुश रहेंगे क्योंकि वो डोपामिन रिलीज करने में मदद कर रहा है आपकी। ओके। आप मतलब 60 ml विस्की जो कि अच्छी रेट की विस्की है, जैसे ब्लैक डॉग है, 100 पाइपर्स हैं, या टीचर्स हैं, या ब्लैक एंड व्हाइट है, जो अच्छी ब्रांड है जिसको ब्रांड बोलते हैं, वो लीजिए ना आप 60 ml। आप में मादा होना चाहिए ना, इतना पुदीना होना चाहिए ना आपके पास कि आप 3000 रुपए की बोतल लें और उसमें से 60 ml लेकर रख दें। इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि अब 65 ml नहीं लेना है। आप खुश रहिए ना। हाँ, सिगरेट के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, सिगरेट पिएगा तो कैंसर होगा। तंबाकू के मैं 100% खिलाफ हूं, तंबाकू खाएगा तो कैंसर होगा, वो चाहे कितना ही खुश रह ले, उसका बाप भी खुश रह ले, उसकी औरत भी खुश रह ले, तो भी कैंसर होगा। ठीक है, चाय के लिए कोई मनाही नहीं। कॉफी ओकेजनली आप ले सकते हैं, कॉफी बहुत ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, परंतु ओकेजनली अगर आप 24 घंटे में एक आधा कप ब्लैक कॉफी लेते हैं तो उसमें कोई बड़ा नुकसान वाली बात नहीं। आप खूब अच्छा संगीत सुनिए, खूब अच्छा नृत्य करिए अगर कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो नृत्य देखिए, अच्छे पौधे लगाइए, बागवानी कीजिए। आपको एक रिसर्च हुई है जो मैं आपको अवगत करवाना चाह रहा हूं कि जो लोग पेड़ पौधे या फार्म हाउस या ग्रीनरी के साथ जो रहते हैं उन लोगों की जो एवरेज एज है वो 7.5% ज्यादा होती है। ये है खुश रहना। आप तितली देख रहे हैं ना यार, आप तितली जैसे कपड़ा पहनने से खुश हो सकते हो, एक छींटदार कपड़े से, तो यार तितली देख के कितने खुश होंगे आप। तो इसलिए वास्तव में प्रसन्न रहना चाहिए। और प्रसन्न मन कब होगा व्यक्ति का? चित्त उसका जब शांत है, चित्त चंचल चित्त में नहीं होगा। चंचल चित्त होगा तो जल जाओगे। चित्त स्थिर हो, आनंददायक जीवन हो, आवश्यकताएं सीमित हो, जीवन फाट के साथ जिया जाए, परंतु वो कार्य नहीं किया जाए जो प्रकृति के प्रतिकूल है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, मछली क्यों मारी जाती है? मछली पानी के विपरीत दिशा में जाती है, जिधर से पानी आ रहा है उधर मछली दौड़ के जाती है, और वो अंदर तो तैरने से रही, ऊपर तैरेगी तो आराम से मारी जाएगी। तो मछली मत बनो भाई। मतलब एक सिंबॉलिक उदाहरण बता रहा हूं कि ऐसा काम क्यों करो जो प्रकृति के खिलाफ हो। वो पेड़ नहीं टूटते हैं कभी जिनमें लचीलापन होता है, वो पेड़ टूट जाते हैं जो अकड़ के खड़े हो जाते हैं। तो जीवन में अकड़पन भी नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, मित्रों के प्रति आनंद से रहना चाहिए, परंतु सावधानी रक्षा करते हैं। तो एक आज के दौर में, युवाओं के दौर में इस समय डिप्रेशन, मेंटल इलनेस, एंजाइटी, इन सब चीज़ों पे बात बहुत ज़्यादा होती है। तो आयुर्वेद इसके ऊपर भी कुछ कर सकता है क्या? उसको भी सॉल्व कर सकता है? क्योंकि इसको आयुर्वेद ही कर सकता है। ओके। और आयुर्वेद ही करता है। इसका अंतर मैं आपको बता देता हूं। एलोपैथी में जितना एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, नींद नहीं आने के लिए, वो सभी वो सॉल्ट है जो उसके मस्तिष्क को निक्सरी करता है। भाई जो वो मेडिकेशन होती है फिर आपको उसकी आदत लग जाती है बस, और वो एडिक्शन हो जाता है। और वो एडिक्शन धीरे धीरे उसको नशेड़ी बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल, ड्रग की तरह ही है वो एक। आयुर्वेद में इसका बिल्कुल उल्टा है। आयुर्वेद को पहले ये समझ लेगा आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद का मतलब है पहली बार तो कोई रोगी ना हो, ओके, और जो रोगी है उसकी चिकित्सा की जाए। पहला जो सिद्धांत है रोगी ही ना हो। ठीक। पहला आज के युवा वर्ग में जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, जो ये सब चीजें जिस तरीके से एंजाइटी वगैरह जिसमें वो उलझा हुआ है, सच्ची पूछे इतना पॉल्यूशन है, मेंटल पॉल्यूशन है, मोबाइल पॉल्यूशन है। बिल्कुल, मैं मोबाइल को भी पॉल्यूशन की श्रेणी में ही गिनता हूं। ड्रग्स का पॉल्यूशन है, और शॉर्टकट। सबसे बड़ी बीमारी आज की तारीख में शॉर्टकट है। मतलब करना कुछ नहीं, हासिल सब करना है। अब इसके लिए चोरी कर ले, डकैती कर ले, गलत काम कर ले, गलत। अब आयुर्वेद क्या करता है? आयुर्वेद कह रहा है सुबह 5 बजे उठो, 4:30 बजे उठो। उठेगा तो उस समय क्या करेगा? शराब पीने का प्लान बनाएगा क्या? कुछ काम करने का बनाएगा ना। तो पहला तो हो गया जीवन पद्धति।
शाम को 8 बजे सोने की बात कर रहे हैं। ज्यादातर दुनिया में आज दिन तक जितने क्राइम हुए, रिसर्च ये कहता है कि 10 बजे से सुबह 3 बजे के बीच में हुए मैक्सिमम मर्डर, क्राइम वगैरह सब। तो आप उस समय तो सो गए तो क्या मर्डर करोगे, क्या क्राइम करोगे? दूसरा। तीसरा, आप सात्विक आहार ले रहे हैं, हाँ। आप गाय का दूध पी रहे हैं, आप शहद इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जौ की और ज्वार बाजरे की रोटी खा रहे हैं, आप दही का सेवन कर रहे हैं, आप छाछ का सेवन कर रहे हैं, तो तामसिकता दिमाग में आ ही नहीं रही है। गुस्सा आएगा कहां से? गुस्सा आएगा पिज्जा खाने से, गुस्सा आएगा बर्गर खाने से, गुस्सा आएगा नूडल्स खाने से, गुस्सा आएगा वो KFT पता नहीं क्या क्या कंपनियों के जो सीधे बने बनाए जो भोज्य पदार्थ आते हैं, हाँ। उनसे आएगा गुस्सा। तो गुस्सा तो उससे आएगा। अब आप जैन दर्शन को ले लो। आप जैन दर्शन ये कहता है कि तुम लहसुन और प्याज भी त्याग दे मेरे भाई, उससे भी तेरे मन में कहीं ना कहीं तामसिकता आ सकती है। तो जब इतनी बड़ी बात, शाम का संध्या भोजन 4 बजे कर ले यार भैया, तुझे रात को, उसका मतलब ये थोड़ी कि रात को कोई आप सांप मार रहे हो, कीड़े मार रहे हो। उनका सीधा अभिप्राय ये कि भाई आप जितना प्रकृति के करीब जाओगे, प्रकृति आपके करीब आएगी। अब आयुर्वेद की जो औषधियां है, ब्राह्मी बहुत अच्छी औषधि है, मस्तिष्क। शंख पुष्पी बहुत अच्छी औषधि है जो बाजार में मिल जाती है। अपराजिता का पुष्प बहुत अच्छी औषधि है जो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। गुड़हल का पुष्प बिल्कुल फ्री में मिल रहा है आपको। मतलब ठंडे पानी से नहाना आपको कोई तकलीफ ही नहीं है, उसका कोई पैसा, गर्म करने में तो पैसा लग रहा है, ठंडे पानी से तो आपको पैसा भी नहीं लग रहा है। बिल्कुल। सूती वस्त्र पहनना, मतलब अच्छे कपड़े सूती पहने आप, क्या आपको प्लास्टिक पहनने की जरूरत है? आप औषधियों के ढूंढने के लिए आप देश विदेश, आपने बताया अफगानिस्तान, श्रीलंका ट्रैवल बहुत करते हैं, और सेमिनार्स के लिए आप जब लोगों को बताते हैं, आपका एक स्पीच होता है, डॉक्टर्स को समझाते हैं, तो उसके इर्द गिर्द ट्रैवल एक बहुत मेन चीज़ रह जाती है आपके लिए। आप केदारनाथ भी गए, तो उससे कोई ट्रैवल से आप क्या सीखते हैं? कि जैसे मुझे लगता है कि आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप कोई नई लोगों से मिलते हैं, नई चीज़ें देखते हैं, नए एक्सपीरियंसेस आते हैं आपकी, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। जो हमने बात भी की, आप रूटेड है तो आप उड़ जाएंगे, पेड़ अगर फ्लेक्सिबल है, तो ट्रैवल से आपको कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिली है? देखो ऐसा है, यात्रा जो है ना, हाँ। यात्रा किसी भी इंसान का सबसे सच्चा दोस्त है और सबसे सच्चा गुरु भी। ओके। सबसे सच्चा दोस्त भी मैंने हरियाणवी यात्रा से सीखी है। मैं परफेक्टली हरियाणवी बोलता हूँ। मैंने पंजाबी यात्रा से सीखी है, मैंने बिहारी यात्रा से सीखी है, मैंने मराठी यात्रा से सीखी है, मैंने मालवी यात्रा से सीखी है, मैंने कई भाषाएं मैंने गुजराती यात्रा से सीखी। यात्रा बहुत सिखाती है। पहली बात, यात्रा लोगों का चरित्र सिखाती है आपको, उनको देखने का। हाँ, उनको देखने का, उनका रवैया कैसा है, बिहेवियर कैसा है, वो कितने स्वार्थी हैं, वो कितने खुले दिल के हैं, वो आपको पास में सीट देते हैं कि नहीं देते हैं, या वो यूं पसर के बैठ जाते हैं। यात्रा बहुत चीजें सिखाती है, एक बात। दूसरा, यात्रा कई चरित्रों को लेके चलती है। यात्रा में आपको पिताजी मिल सकते हैं, माँ मिल सकती है, बहन मिल सकती है, प्रेमिका मिल सकती है, मित्र मिल सकती है। यात्रा कई चरित्रों को साथ लेके चलती है। आप कन्वर्ट होते जाते हैं। आप छोटा बच्चा है, रो रहा है मान लो, और बहुत ज्यादा भीड़ है, आप उस बच्चे को, और आपको सीट मिली हुई है, आप उस बच्चे को अपने पास बिठा लिया, तो आप पिता हो गए ना उसके, आपने संरक्षण दिया ना, उसको आनंद दिया ना। ये यात्रा सिखाती है। एक। दूसरा, यात्रा खान पान सिखाती है। ट्रेन के उस डिब्बे में जब एक तरफ से अचार की खुशबू और एक तरफ से शानदार मतलब खम्मन की खुशबू और एक तरफ से इडली वाला की आवाज और एक तरफ से पूरा परिवार बैठ के और पूड़ी और अचार चट कर रहा है, मतलब वो क्या नहीं सिखाता आपको, सब कुछ सिखाता। यात्रा बांटना सिखाती है आपको। मतलब आप जैसे अकेले बैठे हैं डिब्बे में, 5 एक ही परिवार के लोग हैं और खाना भले उनके पास कम है, ज्यादा, ये कोई मायने नहीं रखता, पर वो छठे व्यक्ति को ऐसे नहीं बैठने देंगे, कुछ तो खिलाई। वो आज का रेलवे का वो कोटेशन नहीं है कि किसी अनजान व्यक्ति से आहार ग्रहण नहीं करें। ये आज के इस कुंठित विचारों के लोगों ने ये इस स्तर तक पहुंचा दिया कि आपको कोई जहर खुरा नहीं कर सकता, आपको बिस्किट में या चाय में कोई जहर दे सकता है। हाँ, सावधानी रखनी चाहिए, मैं इस बात का, परंतु यात्रा ये सिखाती है कि ये मुझे जहर दे सकता है और ये नहीं दे सकता। ये यात्रा सिखाती है। यात्रा आपको पोशाक सिखाती है, वस्त्र विन्यास सिखाती है। यात्रा आपको
मल्टी कलरफुल कपड़ों का जो आनंद है वो सिखाती है। आपके मन में एक भाव पैदा करती है कि यार अगली बार मैं भी यार ऐसी जैकेट या ऐसा धारीदार कुर्ता लाऊं यार। यात्रा ये भी सिखाती है आपको। यात्रा आपको आत्महत्या करने से बचाती है। मतलब आप अगर डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है और आपका विचार हो रहा है कि यार मर जाए यार साला, परंतु कोई कहे यार इतने आदमी कहाँ जा रहे हैं यार, ये तो नहीं मर रहे हैं यार, तो यार मुझे क्यों मरना है, चलो एक बार यात्रा करके देखते हैं, हो सकता है परिस्थितियां बदल जाए। मैं तो कह रहा हूं, मैं उस आदमी से भी प्रभावित होता हूं कि जो आदमी रेलवे स्टेशन पे कुली के रूप में 3 अटैची लेके जा रहा है, मैं तो उससे प्रभावित होता हूं कि यार ये कितना संघर्षशील व्यक्ति है यार। आज ये वजन उठा रहा है, पता नहीं इसमें कितना वजन है क्या है, परंतु वो भी व्यक्ति वो भी अपनी रोजी रोटी चला रहा है। तो फिर मेरे पास इतना होने के बाद में मैं दुखी क्यों हूं भाई। यात्रा मुझे संतुष्ट रहना भी सिखाती है। यात्रा संगीत सिखाती है। कहीं डफली बज रही है, दर्द झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, कहीं पाँव में आज मेहंदी लगी है आने जाने के काबिल नहीं है। अरे यार आपको सुनने को मिल रहा है यार, नई नई चीजें आपको सुनने को मिल रही है। यात्रा बहुत चीजें, मैं कह रहा हूं यात्रा 99% अच्छी चीजें सिखाती है। यात्रा पौधों से परिचय करवाती है मुझे, यात्रा मुझे गायों से परिचय करवाती है, यात्रा मुझे फसलों से परिचय करवाती है, यात्रा मुझे बुढ़े माँ बाप की वो जो झुर्री वाले जो चेहरे हैं, मतलब उनके पास बैठ के उनके फोफले मुंह से मतलब उनसे अरे बेटा क्या हाल चाल है, ये सुनना सिखाती है सब यात्रा। था यात्रा और जीवन क्या है, यात्रा ही तो है। पड़ाव नहीं होना चाहिए, पड़ाव यात्रा नहीं है, निरंतरता यात्रा है और वो अबाध रूप से चले। मुझे तो यात्रा बहुत अच्छी लगती है। आखिर में बस यही एक सवाल रहेगा कि आज हम यहाँ बैठे आपसे बात कर, और इससे पहले भी जब बातें हुई तो एक ये बड़ा अच्छा लगा कि एक जो चंचलता है, एक बच्चे जैसी एनर्जी है जो आपके अंदर इस उम्र में, वो बहुत बरकरार रहती है और आप उसमें बहुत उससे बखूबी जीते हैं जीवन का, हम देख सकते हैं ये चीज़। तो ये एक बच्चों जैसी एनर्जी आप लाइव कैसे रखते हैं अपने अंदर, क्योंकि आज हम आज के युवा को देखते हैं या किसी को भी देखते हैं वो सब ऐसे डेड से हो गए, कहीं ना कहीं हताश है ज़िंदगी को लेके। तो आप ये अपने अंदर एक बच्चा ये एक एनर्जी कैसे जिंदा रखें? देखो 2 चीज़ें हैं, कुछ परिभाषाएं बदली है। क्योंकि मैं साहित्य का व्यक्ति हूँ, 8000 किताबों के बीच बैठता हूँ, मेरी जो लाइब्रेरी है 8000 बुक्स की लाइब्रेरी है। कुछ परिभाषाएं पता नहीं किन मतलब अच्छे लोग नहीं होंगे वो जिन्होंने बदली। एक शब्द है बचपना, ठीक है, और लोग ये कहते हैं बचपना मत कर यार, ये कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है। मतलब बचपना सबको अच्छा लगता है और बचपना करना किसी को अच्छा नहीं लगता, कंट्रोवर्सी है ना। एक होता है मुस्कुराहट, ठीक है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि यार क्यों हंस रहा है जबरदस्ती, मतलब ये क्या कंट्रोवर्सी। आप जो अगले से लेना चाहते हैं, अगला आपको देना चाहता है कि नहीं देना चाहता, अगले के साथ आपकी तारतम्यता कैसी है, इसके लिए आपको बच्चा ही होना पड़ेगा। बच्चे को सब लोग देते हैं, बच्चे को गोद में भी लेते हैं, तो मेरा बच्चा होने में, मैं तो 67 साल का बच्चा हूँ और मुझे हकीकत कह रहा हूँ, मैं अपने आप में, मेरे लिए अगर मुझे कोई ये कहे कि आप केवल 5 शब्दों में अपनी पूरा जीवन बता दें, 5 शब्द में, मुझे अगर कोई कहे कि हंसराज चौधरी जो वैद्य है नवगुरु आश्रम को स्टॉप ना दो पता नहीं दुनिया भर की लफाजियाँ, दुनिया भर के किस्से, दुनिया भर की आनंद, दुनिया भर की परिश्रम, सब कुछ को सार अगर कर दो तो उसका जो सार जो है, लबोलुबाब जो है, तो अर्क जो अगर उसका निकलेगा, मुस्कुराहट, परिश्रम, आनंद, संतुष्टि और नींद, ये 5 शब्द मेरे लिए। मैं जम के नींद निकालने वाला व्यक्ति, मैं जम के पढ़ने वाला व्यक्ति, मैं जम के लिखने वाला व्यक्ति। मैं जब लिखने बैठ जाता हूँ तो 6-6, 7-7 घंटे कब निकल जाते कुछ पता नहीं चलता। मेरे कई मित्र हैं, गौर जी और लखन जी और ऐसे और भी कई मित्र हैं, वो कहते हैं लिखना कोई इस आदमी से सीखे, साला ये लिखने बैठता तो पता नहीं। बस इवन कि मैं आपको ईमानदार से बताऊँ, मैंने 7-8 पुस्तकें अभी तक लिखी है। मेरी कई पुस्तकें मतलब 5 या 6 सीटिंग में लिख दी गई। क्या आनंद आता है, इसमें मजा आता है। अच्छा रहा सवाल आपने कहा कि ये जो त्वरा है, ये जो ऊर्जा है, ये जो बचपना है, तो ये तो मेरे दोस्त
सब में होना चाहिए यार। मैं तो कहता हूँ मरने के 1 घंटे पहले भी होना चाहिए कि ये उस समय भी उसको कह के ले आ गई तो आ जा, क्या क्या बात करना, चलना है क्या, ये चलता है, बस स्नान कर लेते हैं, चलता है। मतलब ये यार जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खा दिया करता है, तो ये तो जिंदा दिली है। और सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत अच्छा शेर है कि शायर ने कहा कि वो जो कर गए एक झलक में जादू, हम उन्हें घूर के भी ना कर पाए। तो आपकी झलक में दम होना चाहिए। पर आप किसी को दिखे तो झुके हुए कंधे से क्या मिलना है किसी का, एज ए जेंटल आपका मतलब बिहेवियर होना चाहिए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, और आपको आपके जो वाणी है, आपके जो डायलॉग्स है, उस पर आपका कमांड होना चाहिए, और आपके द्वारा अच्छी पुस्तकें पढ़ी जानी चाहिए। आपके जो मित्र हैं, किसी एक भी मित्र के लिए कोई उंगली उठा के ये नहीं कहना चाहिए कि यार साला वो तेरा दोस्त है क्या। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, अच्छी पुस्तकें हैं, अच्छा वातावरण है। यहाँ तक कि आप ताजुब करोगे मेरे यहाँ जितना स्टाफ काम करता है, मतलब हमारे जो सकडोलिया परिवार है, हमारे परिवार में करीब 300 एम्प्लॉयड है, अलग अलग जगहों पे करके, स्कूल में करके, पोल्ट्री पे करके, गौशाला में करके, आश्रम पे करके। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें से कोई व्यक्ति गुटखा नहीं खाता, कोई व्यक्ति बीड़ी नहीं पीता। क्यों भाई, आपके रूल्स है क्या, नौकरी तो और दूसरी जगह भी है नहीं, वो कहता है हाँ यार इसमें आनंद है। तो चूंकि मैं व्यसन मुक्त जीवन है तो बड़ा अच्छा आनंद है, और आदमी में कोई मिला के टटपोजियापन नहीं होना चाहिए, मतलब आदमी ठरकेदार होना चाहिए, सच को सच कहने की ताकत होनी चाहिए, झूठ को झूठ कहने की ताकत होनी चाहिए। और एक सबसे अच्छी बात अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, आप अगर सही है तो दुनिया को ना तो डराने की जरूरत है ना डरने की जरूरत, ना तो डराने की जरूरत है और ना डरने की जरूरत है। और अब अगर आप गलत हैं तो गलत का कारण पता होना चाहिए आपको, और तत्काल प्रभाव से अपनी गलती सुधारने के लिए उसी क्षण तत्पर हो जाए, उसी क्षण, एट ए टाइम। बस यही जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कई सवाल है, और भी कई बातें हैं, वो और कभी बैठ के अच्छे से की जाएगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफ़ी लंबी बात हुई, और अच्छे से सब चीज़ें डिस्कवर कोई बात नहीं, बातें हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं, बिल्कुल। यही जिंदगी है। दूसरी बार और अच्छे से बैठ के और अलग दूसरी चीज़ों में बातें करेंगे। शायरों ने कहा है ना कि अगले बरस जब मिलेंगे तो वो गुलाब किसी किताब में सूखे हुए मिलेंगे, तो अपन उन गुलाबों को फिर हरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।